हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस सीरीज़ में हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्री की यूनिट नंबर 10 को स्टार्ट किया है, जिसमें हम प्रमुख जनजातियों को पढ़ रहे थे। आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ एवं घुमंतू जनजातियाँ, जनजातियों के कल्याण के लिए प्रमुख योजनाएँ आज हम कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश की लगभग 43 जनजातियाँ और 96 उप जनजातियों का निवास स्थान है। तो आप देखो, हमने 46 पढ़ी हैं कई जगह, लेकिन 3 जनजाति जो हैं उनको 2008 में हटा दिया गया है। तो अब कितनी बचती हैं? 43 जनजातियाँ बचती हैं। उनकी उपजातियाँ कितनी हैं? 96 उनकी उपजातियाँ, 96 उपजातियाँ निवास करती हैं मध्य प्रदेश में। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है। तो जो हमारी 2011 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार मध्य प्रदेश की जो जनजाति जनसंख्या है वह राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1% है। भारत में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या भी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। तो जो पूरे भारत में यदि हम अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या देखें तो उसमें भी हमारे मध्य प्रदेश की ही सबसे अधिक जनसंख्या आती है। सबसे बड़ी जनजाति आबादी के कारण राज्य को संविधान की अनुसूची 5 के अंतर्गत रखा गया है। तो जो हमारा संविधान है इसमें अलग अलग अनुसूचियाँ हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश को किस अनुसूची में रखा गया है? 5वीं अनुसूची में रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनजाति आबादी निवास करती है। राज्य की 89 जनजाति ब्लॉक में विभाजित किया गया है। तो हमारे पूरे राज्य को कितने ब्लॉक में विभाजित किया गया है? 89 ब्लॉक में विभाजित किया गया है। मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियां हैं, जिसमें आती है भील, गौड़ और कोल। तो मध्य प्रदेश की 3 सबसे बड़ी जनजातियां कौन सी हैं? भील, गौड़ और कोल। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी मध्य प्रदेश के 4 जिले हैं, जिसमें कुल आबादी में से लगभग 50% आदिवासी आबादी शामिल है। और मध्य प्रदेश के 24 जिले मध्य प्रदेश क्षेत्र में आदिवासी के अंतर्गत आते हैं। देखो, हमारे मध्य प्रदेश में कितने ज़िले हैं? 52 ज़िले हैं, है ना। उनमें से जो 4 ज़िले हैं कौन कौन से हैं? झाबुआ, धार, अलीराजपुर और बड़वानी। ये जो हमारे पश्चिमी क्षेत्र में आते हैं वो चारों ज़िले ही कुल आबादी का लगभग 50% आदिवासी आबादी अपने पास रखता है। और जो हमारे 24 ज़िले हैं वहाँ पर आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत उसको रखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ। सबसे पहले आती है भील जनजाति, सबसे बड़ी है भील, गौड़ और कोल। तो सबसे पहले आती है भील जनजाति। हम भील जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील जनजाति। अलीराजपुर में इसके 89% निवास करती है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो मध्य प्रदेश की पहली बड़ी है जनजाति और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है भील, और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़, और दूसरी आती है भील। क्षेत्र कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र है, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और धार, यहाँ पर निवास करती है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? अलीराजपुर में है। कितनी? 89%। विकास खंड कितने हैं हमारे मध्य प्रदेश में? 89। तो हमारे आदिवासियों का क्षेत्र भी कितना है? इनके लिए कितने विकास खंड बनाए गए हैं? 89 बनाए गए हैं। और 89% ही जो हमारी भील जनजाति है वो कहाँ निवास करती है? अलीराजपुर में निवास करती है। भील शब्द की उत्पत्ति बील या फिर बेलुवर शब्द से होती है, जिसका अर्थ होता है धनुष बाण। अर्थात ये जनजाति धनुष तीर धारण करती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? भील कहा जाता है। भील जो शब्द है, भील कहाँ से आया है? तो भील शब्द का तेलुगु से लिया जाता है, जिसका अर्थ होता है भिल, और वेलुवर से लिया गया है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है धनुष बाण। जो इसको धारण करता है उन जनजाति को क्या कहा जाता है? भील कहा जाता है। तो भील क्या करते हैं? धनुष और बाण को धारण करते हैं। खेती कौन कौन सी करते हैं? तो ये दाहिया, चिमाता करते हैं। मकान को कू कहा जाता है, और ये जहाँ पर निवास करते हैं उसे कहा जाता है फाल्या। तो जो खेती है वो कौन सी करते हैं? दाहिया करते हैं। झूम खेती ही होती है, उसका एक टाइप है दाहिया या चिमाता। देखो, धनुष बाण लिए रहते हैं, तो किसी को मारकर चिमा जाता है, तो चिमाता। और दाहिया, और उसका पूरा देह जला देते, दाहिया
और चिमाता खेती करते हैं। और कौन सा मकान है, तो कू मकान में रहते हैं। और निवास स्थान को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है फाल्या। भित्ति चित्र, तो यह पिथौरा चित्रकला से संबंधित है। तो ये कौन सी चित्रकला या भित्ति चित्र बनाते हैं, पिथौरा बनाते हैं। तो इनके प्रमुख चित्रकार हैं पेमा फाल्या और भूरीबाई। भित्ति चित्र कौन कौन से हैं इनके, पिथौरा है जिनकी प्रमुख चित्रकार है भूरीबाई और पेमा फाल्या। उत्सव और पर्व कौन सा है, तो भगोरिया पर्व इनका प्रमुख उत्सव है जो कि होली के समय मनाया जाता है। और गल, चलावणी, जतरा ये भी इनके प्रमुख त्यौहार हैं। तो मुख्य है इनका भगोरिया, होली के समय होता है। गल, चलावणी और जतारा भी इनकी प्रमुख पर्व हैं। फिर आता है गीत, गीत में ये रेलो गीत गाते हैं और भगोरिया गीत गाते हैं। रैली निकालते हैं भगोरिया में, तो रेलो गीत और भगोरिया गीत भील जनजाति के द्वारा गाए जाते हैं। नृत्य में भगोरिया, घूमर, गोरी, डोहा और बड़वा। तो कौन कौन से नृत्य करते हैं, तो भगोरिया में भगोरिया करते हैं, घूमर करते हैं, गोरी करते हैं, डोहा करते हैं और बड़वा करते हैं। प्रमुख देवता हैं इनके राजा पंथा। तो भील जनजाति बिल्कुल खुद में इतनी मगन रहती है, खुद को राजा समझती है, तो राजा पंथा की पूजा करती है। उपजाति कौन कौन सी है इसकी, तो भिलाला, पटेलिया, वरेला, राथियासा और रठला इनकी प्रमुख उपजाति हैं। जो भील जनजाति हैं उनकी कौन कौन सी उपजातियां हैं, भिलाला, पटलिया, बरेला, रथियास और राठला। पेय पदार्थ, तो ये क्या पीते हैं, ताड़ी को पसंद करते हैं। प्रिय भोजन है इनका रावड़ी, जो कि किससे बनती है, मक्के की बनती है। पीते हैं ताड़ी और खाते हैं रावड़ी, किससे बनी होती है, मक्के की बनी होती है। यह जनजाति महुआ को कल्प वृक्ष मानती है, जो क्योंकि भैया उससे शराब बनती है, ताड़ी है ना, महुआ की शराब पीते तो महुआ को क्या मानते हैं, कल्प वृक्ष मानती है। भील समाज पित्त सत्तात्मक होती है, पित्त स्थानीय होती है। और भीलों के दो तरह के विवाह होते हैं। इसमें एक होता है परीक्षा विवाह जो कि गोल गधेड़ो होती है, और दूसरा होता है अपहरण विवाह जो कि होता है भगोरिया। इनमें भीलों में कौन से विवाह प्रचलित होते हैं, दो होते हैं। एक होते हैं परीक्षा विवाह जिसमें होती है गोल गधेड़ो, और दूसरा होता है अपहरण विवाह जो की है भगोरिया। विधवा विवाह भी और वधू मूल विवाह भी इसमें प्रचलित होता है। भगोरिया हाट भीलों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व का मेला है जो कि फागुन माह में लगता है। तो भगोरिया पर्व क्यों मनाया जाता है, क्योंकि यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है और फागुन माह में इसको लगाया जाता है। भीलों का धर्म आत्मवादी होता है, इनका धर्म कैसा है, आत्मवादी है। इसके सबसे प्रमुख देवता है राजा पंथा। जानवरों में लोग घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं, तो घोड़ों की और सर्प की पूजा करते हैं ये भील जनजाति। चलो हम देखते हैं हमारी भील जनजाति को फिर से। तो भील जनजाति जो है वह अलीराजपुर में 89% तक निवास करती है। प्रमुखतः यह धार, अलीराजपुर, बड़वानी और झाबुआ वाले क्षेत्र में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश में निवास करती है। यह मुख्यतः इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है या जो बनी हुई है, तो यह भील शब्द से या फिर बेलू वर्ड से बना हुआ है भील, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है धनुष बाण। तो जो धनुष बाण को धारण करता है उसे क्या कहा जाता है, भील कहा जाता है। इनके यहाँ मुख्यतः खेती होती है दाहिया या चिमाता होती है, चिमाता खेती होती है। इनके मकान जो होते हैं उन्हें कहा जाता है खू, और जिन निवास स्थान होता है उसे कहा जाता है फाल्या। भित्ति चित्र में ये बनाते हैं पिथौरा चित्रकला जिसमें पेमा फाल्या और जो हमारी भूरीबाई हैं वो प्रमुख हैं। पर्व कौन से हैं, तो भगोरिया पर्व मनाया जाता है, गल मनाया जाता है, चलावणी मनाया जाता है और जतारा मनाया जाता है। गीत में ये रेलो और भगोरिया गीत गाते हैं। इनके यहाँ प्रमुख जो नृत्य होते हैं वह होता है भगोरिया, घूमर और गोरी, डोहा और बड़वा। गोरी घोड़े पे लेके बढ़ गई, तो घूमर, गोरी, डोहा और बड़वा प्रमुख नृत्य होते हैं। इनके प्रमुख देवता कौन से हैं, राजा पंथा हैं। यह जानवरों में सर्प और घोड़े की पूजा करते हैं और ये आत्मावादी धर्म को मानते हैं। इनकी उपजाति कौन कौन सी हैं, भिलाला, पटेलिया, वरेला, रथियास और रठला। प्रिय पदार्थ में आती है ताड़ी और इनका पेय भोजन है रावड़ी, मक्का। इनका महुआ को क्या मानते हैं, कल्प वृक्ष मानते हैं। पित्त सत्तात्मक समाज है और पित्त स्थानीय भी होते हैं। इनके यहाँ पे दो प्रकार के विवाह प्रचलित होते हैं। पहला आता है
परीक्षा विवाह जिसमें होती है गोल गधेड़ों प्रथा, और दूसरी आती है अपहरण विवाह, इसमें होता है भगोरिया पर्व, जो कि कब आयोजित कराया जाता है, फागुन माह में आयोजित कराया जाता है, होली के अवसर पर 7 दिन का लगाया जाता है। यह सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अब महत्व रखता है। विवाह में यहाँ पर विधवा विवाह और बधू मूल विवाह भी प्रचलित है। नेक्स्ट आती है हमारी गौड़ जनजाति। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़। पूरे में फैले हैं गौड़, पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गौड़ और मध्य प्रदेश की दूसरे नंबर की जनजाति है गौड़। मुख्यतः गौड़ जनजाति के लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। बिल्कुल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में छाए हुए हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवास करती है गौड़ जनजाति। गौड़ों की जो उत्पत्ति है वह कोण शब्द से हुई है, जैसे कि भील बना था बिल और बिल्लेरू से, ऐसा ही जो हमारा गौड़ है वह बना है कौंड शब्द से, जो कि तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्वत। गौड़ स्वयं को कोयतोर कहते हैं, इनका शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य। तो देखो जो गौड़ है इसका शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कौंड शब्द से हुई है, जो कि एक तेलुगु शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य या फिर पर्वत पर निवास करने वाला व्यक्ति। यह स्वयं को क्या कहते हैं, तो जो गौड़ जनजाति है वह स्वयं को कहती है कोयतोर, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य। गौड़ द्रविड़ भाषा परिवार का हिस्सा है, तो ये किससे संबंधित है, जो द्रविड़ भाषा परिवार है इससे निवास या फिर इसका ही हिस्सा है। हालांकि मध्य प्रदेश में रहने वाले जो गौड़ हैं प्रायः गौड़ नहीं हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। देखो ये हमारे यहाँ के जो गौड़ हैं वो क्या मानते हैं कि भैया हम जो द्रविड़ भाषा है हम उसके परिवार के हिस्से हैं, लेकिन हमारे यहाँ के गौड़ वो वाले हैं ही नहीं, क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली या भाषा का प्रयोग करते हैं। क्षेत्र कौन सा है इनका, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में निवास करती है, तो इनसे लगे हुए क्षेत्र कौन से आ जाएंगे हमारे, बैतूल, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट आदि। तो इनका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, बैतूल है, जबलपुर है, डिंडोरी है, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट आदि क्षेत्रों में निवास करती है। ये लोग मुख्यतः मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित जिलों में निवास करती है। जो नर्मदा नदी है उसके आसपास के जितने भी जिले हैं वहाँ पर निवास करती है कौन सी जनजाति, हमारी गौड़ जनजाति। विवाह पद्धति में इसमें होता है दूध लौटावा, दूध लौटा देते हैं मतलब मामा बुआ की बच्चों की आपस में शादी हो जाती है। लमसेना विवाह, सेवा विवाह, चढ़ विवाह और पठौनी विवाह। लमसेना विवाह में क्या होता है, लड़का जाता है लड़की के पिता के घर, लड़की के पिता की सेवा करता है और उसे कहा जाता है लामनाई, और इस विवाह को कहा जाता है लमसेना विवाह। सेवा विवाह भी इसमें कहा जाता है क्योंकि वह सेवा करता है जाके। चढ़ विवाह होता है, पठौनी विवाह भी इसमें प्रचलित है। नृत्य कौन कौन से होते हैं, तो सैला, कर्मा, भड़ौनी, बिरछा, कहवर, सजनी, सुआ और दीवानी। नृत्य में कौन है भैया, गोल 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 अपने कर्मों को देखते रहते हैं तो कर्मा, सिलते रहते हैं सैला, बड़ौनियाँ बड़ा चढ़ा के बिछाते रहते हैं अपनी कर्मों की दरियाँ तो बड़ौनी, बिरछा, कहवर, कहीबर, सुआ से सजनी, तो सुआ, सजनी, दीवानी। ये सब नृत्य कौन करता है, ये करती है गौड़ जनजाति। उत्सव और पर्व में कौन कौन से आते हैं, तो मड़ई उत्सव, जो कि बस्तर का मड़ई उत्सव है। तो गौड़ जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख उत्सव है मड़ई उत्सव, जो कि कहाँ मनाया जाता है, बस्तर क्षेत्र है वहाँ पर, विश्व प्रसिद्ध है। और लारूकाज, बिदरी, कर्मा, हरदिली, छेरता, नवाखानी और मेघनाथ इनके प्रमुख पर्व हैं। इनके प्रमुख पर्वों में कौन सा आता है, पहले आता है मड़ई पर्व, जो कि मड़ई बस्तर में मनाया जाता है। फिर आता है लारूकाज, बिदरी, कर्मा, हरदिली, छेरता, नवाखानी और मेघनाथ। मेघनाथ से करेंगे छेड़खानी तो वो क्या करेंगे, दिल लगा लेंगे, हरदिल, कर्मा, बिदरी बंदर से, लाल छेरता नहीं बन रही है ना, मेघनाथ, नवाखानी, छेरता, हरदिली, कर्मा, बिदरी और लारूकाज ऐसी बन सकती है। देखो कर्मा नाम की एक लड़की है, उसने क्या किया, कर्मा नाम की लड़की ने भिंडी बनाई, बिरदी परोसी किसको, मेघनाथ जी को। मेघनाथ जी को क्या कहेंगे, मेघनाथ जी को लाच आ गई, भैया हम नहीं खाएंगे, हर दिली छेरता, हमारे दिल को छेड़ दिया, हमें नहीं खानी नवा खानी। तो कर्मा ने बनाई भिंडी और लाज से परोसी किसको, मेघनाथ जी को।
मेघनाथ जी के क्या बोलेंगे, भैया हमारा दिल, हर दिल छेद दिया तुमने, हमें नहीं खानी, हर दिली और छेदता, ये सब क्या हैं, पर्व हैं, उत्सव हैं किसके, गौड़ जनजाति के। फिर आता है युवा गृह। घोटुल प्रथा होती है गांव के बाहर का स्थान जहां विवाह के पहले युवक युवतियों को साथ में रखा जाता है, तो ये क्या होती है, घोटुल प्रथा होती है। घोटुल प्रथा गौड़ जनजाति में और जो मुड़िया जनजाति है इन दोनों में प्रचलित होती है ना। तो आपने देखी होगी जो हमारे एक राइटर हुए हैं, उनने भी एक पुस्तक लिखी है, मुड़िया एंड देयर घोटुल्स, है ना। तो वो मुड़िया की भी जनजाति भी घोटुल प्रथा को मनाती है और जो हमारी गौड़ जनजाति है वो भी घोटुल प्रथा को ही अपनाती है। तो ये क्या होती है, तो इसमें युवक युवती गांव के बाहर एक जगह पर रहते हैं विवाह के पहले। फिर आते हैं देवता, इसमें दूल्हा देव बीमारियों से मुक्ति के देवता माने जाते हैं, ठाकुर देव भूमि के देवता माने जाते हैं, बूढ़ा देव मुख्य देवता होते हैं जो कि साल के वृक्ष पर निवास करते हैं, और अन्य देवताओं में यह नारायण देव और मेघनाथ की पूजा करते हैं। तो जो गौड़ जनजाति होती है वह किन देवताओं को पूजती है, तो बीमारी के लिए तो हमारे दूल्हा को भैया रखना बीमारी से सुरक्षित, तो बीमारियों के लिए आ जाएगा दूल्हा देव। फिर आता है भूमि के मालिक होते हैं देवता होते हैं ठाकुर देव। फिर आते हैं बूढ़ा देव जो कि प्रमुख देवता हैं, कहाँ रहते हैं, साल वृक्ष पर रहते हैं। फिर नारायण देव और मेघनाथ ये निवास करते हैं, फिर इनकी पूजा करते हैं ये लोग। उपजाति में आती हैं इनकी मुख्यतः 5 उपजाति। पहली आती है सोलाहास जो कि बढ़ईगिरी का काम करती है। ओझा तांत्रिक क्रिया का करने वाले होते हैं। प्रधान परधान यह पंडिताई करने वाले होते हैं। अगरिया लोहे का काम करने वाली जनजाति होती है। कोयला भूतिस यह नाचने गाने वाले गौड़ होते हैं। देखो 5 में आते हैं गौड़, गोल गोल है, 16 चक्कर लगा रहे हैं। ओझा उसमें बीच में बैठा है प्रधान, अगरिया में उस पर डाल रहे हैं कोयला भूतेश, कोयला। तो पहले क्या है, देखो गोल गोल घूमना है, गोल गोल कितने चक्कर लगाने हैं, 16। इसमें बीच में कौन बैठा है, मतलब चक्कर कौन लगा रहा है, ओझा। बीच में कौन बैठा है, प्रधान। उसके ऊपर क्या डाल रहे हैं, अगरिया, और डाल रहे हैं कोयला, अगरिया और कोयला भूतेश। 16 हाश कौन होता है, अच्छे बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ करके बनाती है लकड़ी की, बड़े गिड़ी का काम करते हैं ये। तो 16 हाश बड़ेगिरी का काम करते हैं। ओझा तांत्रिक क्रियाएं करता है। प्रधान पासे पंडित, तो पंडिताई करता है। अगरिया अगरिया लोहे का काम करते हैं। और कोयला भूतेश ये नाचने गाने वाले होते हैं। गौड़ जनजातियों के धार्मिक विश्वास में टोटम का अत्यंत महत्व स्थान होता है। जो टोटम होता है, कौन सी जनजाति मानती है, जो गौड़ जनजाति होती है टोटम बनाती है। प्रत्येक क्षेत्र में अपने देवताओं और टोटम की पूजा करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रत्येक क्षेत्र में अपने देवताओं की और टोटम की पूजा करते हैं। इसमें जादू टोना और टोटके का भी प्रचलन देखा गया है, तो टोटम से टोटके करते हैं ये। गौड़ जनजातियों में प्रमुख होते हैं टोटम, ये बहुत जगहों पर अपने देवताओं और टोटम की पूजा करते हैं। टोटम को टोना टोटके के लिए भी जाना जाता है। निवास स्थान एवं संपत्तियों के आधार पर गौड़ों के 2 वर्ग होते हैं, जो इनका निवास स्थान होता है और इनकी संपत्तियां जो होती हैं उनके आधार पर इनके कितने वर्ग होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है राजगौड़, दूसरा होता है धुरगौड़। राज है मतलब राजा होगा किसका, भूमि स्वामी होते हैं ये, और बहुत संपन्न वर्ग होता है। धुरगौड़ होते हैं, यह गौड़ साधारण वर्ग के होते हैं, मजदूरी और कृषि करते हैं। राजगौड़ भूमि स्वामी और अच्छे स्टेटस हो, मतलब संपन्न वर्ग होगा। धुरगौड़ क्या होते हैं, साधारण वर्ग होता है, मजदूरी और कृषि करता है। वर्तमान में गौड़ प्रायः स्थायी कृषि करने वाले होते हैं या करने लगे हैं। पहले ये क्या करते थे, झूम खेती करते थे। इसके अतिरिक्त जो लघु वनोपज है उसका संग्रह करते हैं। तेंदुपत्ता, हर्रा, बहेड़ा, महुआ का करते हैं। पशुपालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, मजदूरी भी करते हैं अपनी जीविका को या आजीविका के साधन के लिए। तो हम गौड़ जनजाति को देखते हैं फिर से। गौड़ जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति। गौड़ शब्द की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, खुद को मानते हैं द्रविड़ियन भाषा के मानते हैं, लेकिन अपने यहाँ के गौड़ क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, जो गौड़ शब्द की उत्पत्ति हुई है वह होती है कोण से। कोण का अर्थ क्या होता है, तेलुगु भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पर्वत। गौड़ स्वयं को क्या बोलते हैं, कोयतोर बोलते हैं जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी मनुष्य। इनका प्रमुख क्षेत्र कौन, मतलब ये क्षेत्र मतलब पूरे भारत में फैले हुए हैं लेकिन मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो यही क्षेत्र है ना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाला, यहाँ पर ही निवास करते हैं। तो बैतूल, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बालाघाट आदि
जो क्षेत्र हैं वहाँ के आने वाले उन्हीं में ये निवास करते हैं। ये लोग मुख्यतः क्या नर्मदा नदी के जो किनारे किनारे ज़िले हैं उनमें निवास करते हैं। प्रमुख विवाह में इसमें होता है दूध लौटा विवाह, जिसमें मामा बुआ के बच्चों की शादी हो जाती है। लमसेना विवाह होता है, सेवा विवाह कहा जाता है इसको, चढ़ विवाह होता है और पठौनी विवाह होता है। नृत्य में कौन सा करते हैं? कर्मा, सैला नृत्य, भड़ोनी, बिरछा, बिछाई, कहवर, सजनी, सुआ और दीवानी। कौन कौन से होते हैं? कर्मा, सैला, भड़ोनी, विरछा, कहवर, सजनी, सुआ और दीवानी। प्रमुख पर्व में होता है इनका मड़ई उत्सव, जो कि कहाँ बस्तर वाले क्षेत्र में होता है। और भी त्योहार होते हैं, पहला आता है लारू काज। तो मेघनाथ के लिए कौन लाई थी? जो हमारी कर्मा थी ना, कर्मा नृत्य, मेघनाथ के लिए क्या बनाई थी? भिंडी मतलब बिरदी नृत्य। और लारू काज, हरदिली, छेड़ता और नवाखानी इनके प्रमुख पर्व हैं। युवा गृह में कौन सा होता है? घोटुल प्रथा होती है, जो कि गांव के बाहर स्थान होता है जहां पर विवाह के पूर्व युवक युवती रहते हैं साथ में। देवता हैं इनके दूल्हा देव, जो कि बीमारियों से रक्षा करते हैं, ठाकुर देव जो कि भूमि के देवता होते हैं, बूढ़ा देव जो कि सांझ के वृक्ष पर रहते हैं, और अन्य देवताओं में नारायण देव और मेघनाथ आते हैं। उपजातियां कौन कौन सी होती हैं? सोलाहास, ओझा, प्रधान, अगरिया और कोयला भूतिश। सोलाहास क्या करता है? बड़ईगिरी करता है। ओझा तंत्रिक क्रियाएं करता है। प्रधान पुजारी होता है, पूजा का काम करने पंडिताई करता है। अगरिया लोहे का काम करते हैं। कोयला भूतिश नाचने गाने का काम करते हैं। गौण के जो धार्मिक विश्वास है इसमें टोटम प्रमुख है। टोटम को टोटके से भी देखा जाता है, टोटके के लिए प्रचलित होता है। ये अपने देवताओं को और टोटम की ही पूजा करते हैं। इनके निवास स्थान और संपत्ति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं राजगौण, जिनके पास संपत्ति होती है, संपन्न होते हैं, भूस्वामी होते हैं। दूसरे आते हैं धुरगुण, जो क्या होते हैं? एक साधारण वर्ग होता है, मजदूरी और कृषि करता है। वर्तमान में गौण प्रायः क्या है? स्थायी कृषि करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त जो लघु वनोपज है वह संग्रहण करते हैं। तेंदुपत्ता, हर्रा, बहेरा, महुआ, पशुपालन, मुर्गी पालन, मजदूरी आदि आजीविका के लिए करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी जनजाति कोरकू जनजाति। यह मध्य प्रदेश की दक्षिणी भाग है। यहाँ पर कोरकू जनजाति निवास करती है, जो मध्य प्रदेश के दक्षिण में है कोरकू जनजाति। यह मुख्यतः हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, खंडवा में निवास करती है। कहाँ पर? हरदा, बैतूल, होशंगाबाद और खंडवा में निवास करती है। यह मुंडा और कोरियन उपजाति की एक शाखा है। तो किससे की जाता है? मुंडा की, जो मुंडा जनजाति है, कोल जनजाति, कोरियन जनजाति है, उसकी ही एक उपजाति है। कौन सी? हमारी कोरकू जनजाति। कोरकू अर्थात मनुष्यों का समूह होता है, एक नहीं है बल्कि बहुत सारे कोल हैं। तो कोरकू मतलब मनुष्यों का समूह होता है। उपजाति कौन सी है इसमें? नहाला, मुवासिरुमा, बवारी, बुडोआ और बिछेरिया। ये क्या है इसकी उपजाति? कौन कौन सी हैं? नहाला, तो कोरकू जनजाति नहीं नहाती। मुवासिरुमा और क्या करती है? अपने साथ रुमाल रखती है। मुवासिरुमा जैसे कुछ हुआ अपना चेहरा पोंछ लेती। मुवासिरुमा रुमाल से। बुवारी बार बार। बुडोआ और बढ़िया लगते हैं ना, बुडोआ, बुडुआ। ये सब क्या होती है? कोरकू जनजाति की उप जनजाति। कौन कौन सी है? नहाला, मुवाशिरुमा, बवारी और बुडोआ। प्रमुख प्रचलित विवाह कौन से हैं इसमें? लमसेना विवाह है, जो कि कहाँ हो रहा था? हमारे इसमें भी हो रहा था, गौड़ जनजाति में। फिर होता है चिथौड़ा, थोड़ा थोड़ा, राजी बाजी और हट विवाह। तो कौन से विवाह होते हैं कोरकू जनजाति में? कुल मतलब मनुष्यों के समूह में होते हैं। थोड़ा सा लमसेना, सेवा कर लो भैया, और चिथौड़ा थोड़ा थोड़ा सा राजी बाजी भी कर सकते हैं। हट विवाह भी इनमें होता है। प्रमुख नृत्य में आता है चटकूरा और अटारी। अटारी पे खाना खाते हैं सब कुछ। चटकूरा। कोरकू जनजाति क्या करती है? अटारी पे चढ़ के खाती है खाना। चटकूरा चट कर जाती है पूरा खाना। कोरकू, अटारी और चटकूरा इनके प्रमुख नृत्य हैं। प्रमुख पर्व या उत्सव में कौन सा आता है? जिरौती, देव दशहरा, माघ दशहरा, अखातीज और डोडवली पाला। ये सब क्या होते हैं? इनके प्रमुख पर्व होते हैं। पहला कौन सा होती है? कोरकू जिरौती, देव दशहरा, माघ दशहरा, अखातीज, डोडवली और पाला।
इनका पल गया पाला। किससे? देवताओं से। कौन से? दशहरा से, है ना, पाला पड़ गया। कोरकू जनजाति अटारी में बैठी थी ना, पाला पड़ गया कहाँ पर? दशहरा में। तो 2 दशहरा, देव दशहरा, माघ दशहरा। अक्खा तीज, आँखों में देखा थोड़ी थोड़ी रात में, जिरौती, अक्खा तीज और डोडोवाली। डोडोवाली, डोडोवाली। प्रमुख देवता हैं इसके डोंगर देव, बटुआ देव। बटुआ। देखो, कोलकू जनजाति अटारी पे चढ़कर खाने को चट कर जाती है। किसमें? तो जो हमारे डोंगर होता है उसमें बटुआ खाती है। डोंगर देव और बटुआ देव, या फिर डोंगर देव को बटुआ देव को बुला लेती होगी ऊपर छत पे, चलो भैया अटारी पे आके खाना खाएंगे। डोंगर देव, बटुआ देव, ये प्रमुख इनके देवता होते हैं। मृतक संस्कार में क्या होता है? सिडोली होती है भैया। लोगों की अर्थी नहीं उठाई जाती, यहाँ पर डोली उठाई जाती है। किसके पास? सिरों की डोली, सिडोली होती है कोरकू प्रथा के मृतक संस्कार। ये सब याद करने की ट्रिक है गाइस, तो जल्दी जल्दी से बस याद करना है, एग्जाम में बस याद आ जाए, और क्या करना अपन को। फिर आती है हट विवाह, यहाँ पर अधिक प्रचलित है। समगोत्री विवाह वर्जित है, मतलब हट विवाह यहाँ पर होता है। देखा हमने पढ़ा था ना, राजीबाजी और हट विवाह होता है यहाँ पर, और चिथौड़ा भी होता है। तो जो हट विवाह है वो कोरकू जनजाति में बहुत प्रचलित है। यहाँ पर समगोत्री विवाह नहीं होते भैया, एक ही गोत्र में शादी नहीं होती। कोरकुओं में लमसेना या फिर लमसेना प्रथा है, जिसमें दामाद को ससुर के घर पर शर्त पर रहना पड़ता है। ससुर के घर पर रहता है, शर्तों पर रहता है, उनकी सेवा करता है। सेवा विवाह भी इसको कहा जाता है। मृतक को दफनाने की प्रथा होती है, मतलब मृतक को दफनाया जाता है। मृतक की स्मृति में लकड़ी का मृतक स्तंभ मढ़ा जाता है। तो जो मृतक, मतलब पता चले ना कि किसका है ये स्तंभ, तो मृतक स्तंभ मढ़ा जाता है। कोरकुओं में मृतक संस्कार में सडोली प्रथा का प्रचलन है। सडोली प्रथा का प्रचलन है। तो हमारी जो कोरकू जनजाति है इसमें प्रमुख होता है हट विवाह। समगोत्री विवाह नहीं होता। लमसेना विवाह भी प्रचलित है, जहाँ पर जो वर होता है वह ससुर के घर पे शर्तों पर रहता है, उनकी सेवा करता है। फिर मृतक में क्या होता है? इनके यहाँ पे दफनाने की प्रथा है, और दफनाने के बाद इनके यहाँ पर मृतक स्तंभ मढ़ा जाता है। इनकी जो संस्कार होता है इसको कहा जाता है सिडोली प्रथा। शाखा, तो जो हमारी कोरकू जनजाति है इनकी प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे कि बवरिया, यह बैतूल जिले की कोरकू आदिवासी बवरिया कहलाते हैं। मतलब बहुत फालतू की बातें करते हैं, बक 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 बक। तो जो बवरिया है कहाँ रहते हैं? बैतूल जिले में रहते हैं। कोरकू आदिवासी बवरिया कहलाते हैं। फिर आता है रूमा। रूमा, रोम रोम अमर हो जाता है इनका, तो रूमा अमरावती जिले की आदिवासी कोरकू रूमा कहलाते हैं। जो अमरावती क्षेत्र है, अमरावती जिला है, वहाँ के जो आदिवासी हैं, कोरकू आदिवासी हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं रूमा। उसके बाद आता है बंदोरिया। बंदर कहाँ पर? पचमढ़ी क्षेत्र के जो कोरकू होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बंदोरिया कहा जाता है। अर्थव्यवस्था में आती है। कोरकुओं का जो आजीविका होता है उसकी मुख्य साधन होती है कृषि और आखेटन करना। आखेटन में यह अत्यंत निपुण होते हैं, और यह समूह आखेटन कहते हैं। जो ये समूह होता है वह आखेटन करते हैं। तो जो हमारी कोरकू जनजाति होती है इनकी प्रमुख होती हैं 3 शाखाएं। पहली होती है बवरिया, बैतूल में रहती है। दूसरी होती है रूमा, जो कि हमारे अमरावती क्षेत्र में रहती है। नेक्स्ट आती है बंदोरिया, जो कि पचमढ़ी क्षेत्र में निवास करती है। अर्थव्यवस्था में ये क्या करते हैं? कृषि करते हैं और आखेटन करते हैं। यह आखेटन में अत्यंत निपुण होती हैं। चलिए हम देखते हैं हमारी कोरकू जनजाति को फिर से। कोरकू जनजाति है मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में निवास करती है। कहाँ पर? हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, खंडवा में निवास करती है। यह मुंडा और जो कोरियन जनजाति है उनकी ही एक उपजाति है, उसकी एक शाखा मानी जाती है। कोलकू का अर्थ होता है मनुष्यों का समूह। उपजाति में कौन कौन सी आती है? नहाती नहीं है तो नहाला, रूमाल रखते हैं तो मुवासी रूमा, बवारी, डोडोआ और विछेरिया भी इनको कहा जाता है। प्रचलित विवाह में कौन सा आता है? पहले होता है इनका लमसेना, चिथौड़ा, राजीबाजी और हट विवाह। चिथौड़ा, राजीबाजी और हट विवाह। नृत्य में क्या है? चटकोरा, अटारी नृत्य। पर्व में होता है जिरौती पर्व मनाते हैं। देव दशहरा, माघ दशहरा, अक्खा तीज, डोडवली और पाला। प्रमुख देवताओं में आते हैं डोंगर देव, बटुआ देव। हट विवाह में ये क्या करते हैं? हट विवाह प्रचलित है कोरकू जनजाति में, लेकिन यहाँ पर समगोत्री विवाह नहीं होता। लमसेना विवाह होता है, जिसमें जो हमारा वर पक्ष का जो वर है या लड़का है वो क्या करता है? वधू पक्ष में ससुर की सेवा करता है, कुछ शर्तों पर उनके साथ रहता है। इनके यहाँ पर मृतक
के लिए एक प्रथा चलती है, मृतक संस्कार होता है जिसको कहा जाता है सिडोली। इसमें मृतक को दफनाने की परंपरा होती है। इसमें एक लकड़ी का मृतक स्तंभ बनाया जाता है और इस प्रथा को कहा जाता है सिडोली प्रथा। इनकी प्रमुख 3 शाखाएं पाई जाती हैं। पहली आती है भवरिया जो कि बैतूल में निवास करती है, रूमा जो कि अमरावती जिले में निवास करती है और तीसरी आती है बंदोरिया और जो कि पश्चिमी जिले में निवास करती है या पचमढ़ी के क्षेत्र में निवास करती है। और अर्थव्यवस्था के लिए आखेटन करते हैं और कृषि करते हैं, प्रमुखतः आखेटन ही करते हैं ये। नेक्स्ट आती है हमारी कोल जनजाति। कौन सी है? कोल जनजाति है। कोल जनजाति गौड़ों के बाद कोल मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह एक प्राचीनतम जनजाति है जिसका वर्णन ऋग्वेद और अन्य पौराणिक ग्रंथों में आता है। जो हमारी कोल जनजाति है अभी की नहीं है, बहुत पुरानी है, तीसरी बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की और इसका वर्णन ऋग्वेद में और अन्य ग्रंथों में मिला है। मतलब रामायण के समय भी इनका उल्लेख मिलता है। कोल कोरियन परिवार की एक प्रमुख जाति। जो हमारे कोरकू जनजाति थी वो भी कोरियन से मानती थी खुद को, और जो कोल जनजाति है वो भी एक कोरियन परिवार की ही जनजाति है। कोरियन समुदाय का जो नाम है वह ही कोल जनजाति पर रखा गया है। जो कोरियन समूह है उसका नाम किस पर रखा गया है? कोल जनजाति के नाम पर ही रखा गया है। कोल शब्द का अर्थ होता है मानव। कोल और कोरकू दोनों मुडिरी भाषा परिवार के शब्द हैं। तो जो हमारा कोल है और कोरकू है, दोनों का जो भाषा है वह किस परिवार से आते हैं? तो आते हैं मुडरी, मूड पे कोल नहीं, मुडरी परिवार के सदस्य हैं दोनों। कौन कौन? कोल और कोरकू। कोल एक गोत्रीय समाज होता है और कोल गोत्रों से बंधे रहते हैं। तो जो हमारा कोल है वह क्या है? एक गोत्रीय समाज है, मतलब गोत्रों में बटे होते हैं और गोत्रों में ही बंधे होते हैं। इनका क्षेत्र आता है रीवा, सीधी, सतना, शहडोल। तो कौन कौन से हैं? रीवा में, सीधी में, सतना में और शहडोल में। कोल अपने को रीवा जिले की परिंदा और कुराली गांव का मुख्य निवासी मानते हैं। तो जो हमारी कोल जनजाति है बोलते हैं कि हम रीवा के परिंदे हैं, उड़ जाएंगे। रीवा के परिंदे कौन है? कोल जनजाति है। और कुराली जो गांव है उसके मुख्य निवासी माने जाते हैं। कोई नहीं जाता। कुराली गांव के निवासी हैं कौन? कोल जनजाति। यह मुंडा जनजाति जो कि झारखंड है में रहती है उसकी एक शाखा है। तो यह मुंडा जनजाति की एक शाखा है और यह खुद को क्या मानते हैं? सबरी माता जो हैं, रामायण से जिनमें का उल्लेख मिलता है, सबरी माता इन्हीं से संबंधित हैं। सबरी को अपनी माता मानते हैं। तो ये क्या है? देखो, रीवा, सीधी, शहडोल, सतना में रहते हैं, खुद को मानते हैं कि हम रीवा के परिंदे हैं और जो कुआरी गांव है, कुराली गांव है, उनकी मुख्य निवासी मानते हैं। खुद को मानते हैं कि हम जो झारखंड में मुंडा जनजाति है हम उससे आते हैं और हमारी माता कौन है? सबरी माता हैं। इसमें कुछ नोट दिया है, ये भी हम देखते हैं। चलो, भगवान राम की भक्त सबरी माता से कोल जनजाति का संबंध बताया जाता है। जो कोल जनजाति है वह खुद को क्या मानती है? सबरी माता का वंशज मानती है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की तीसरी बड़ी अनुसूचित जनजाति है। तो हमने ये पढ़ लिया। तो हमारी सबसे पहले आती है भील, फिर आती है गौड़, तीसरी आती है कोल। मध्य प्रदेश में कोल जनजातियों का 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या मुख्य रूप से रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, पन्ना और सिंगरौली में निवास करता है। तो जो हमारी पूरी कोल जनजाति है मुख्यतः कुछ राज्यों में ही सिमट के रहेगी। लगभग 10 लाख यहाँ पर निवास करते हैं। कहाँ पर? रीवा में, सतना, सीधी, शहडोल, सिंगरौली, पन्ना में निवास करती हैं। यह खैरवाड़ समूह की एक प्रधान जनजाति है। जो खैरवाड़ जनजाति है उसकी ही एक प्राचीन जनजाति है खैरवाड़। कौन सी है? हमारी कोल जनजाति। कोल खैरवाड़ दिया। खैरवाड़ समूह की एक प्राचीन जनजाति है जो कि अपना संबंध भगवान राम की भक्त सबरी माता से मानते हैं। महर्षि पाणिनि के अनुसार कोल शब्द कुल से निकला है जिसका समस्त का भाव बोधक है। तो जो हमारे महर्षि पाणिनि हैं इन्होंने बताया था जो कोल शब्द है वह किससे बना है? कुल से बना है, जिसका अर्थ होता है समस्त का भाव का बोधक बताता है। नेक्स्ट आता है कोल का जो प्रमुख कर्म होता है वो क्या करते हैं? कृषि मजदूरी करते हैं। कोल मुखिया को चौधरी कहा जाता है। जो कोल जनजाति है वह क्या करती है? कृषि और मजदूरी करती है और उनके जो मुखिया होते हैं उसको कहा जाता है चौधरी। नृत्य में क्या करते हैं? कोल दह का।
कोल हैं और कोल को दहलाते रहते हैं, कोल दह का नृत्य करते हैं। पंचायत क्या होती है? गोहिया होती है, गोहिया पे बैठा होता है चौधरी, गोहिया क्या है? इनकी पंचायत है। यह जनजाति मांस मदिरा का सेवन नहीं करती। तो जो हमारी कोल जनजाति है भैया, कोई उल्टे सीधे काम नहीं करती, ना मांस खाती है ना मदिरा पीती है, तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करती। पूजा में क्या करते हैं? यह सूर्य की पूजा करते हैं और हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। जो कोल जनजाति होती है वह सूर्य और देवी, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करती है। राम जी को पूजते हैं, सबरी माता को पूजते हैं। उपजाति में कौन सी है? राउतिया और रोतेले, राउतिया और रोतेले हैं। तो कुल जनजाति रोती वोती भी नहीं है कि हमें मांस नहीं मिल रहा, मदिरा नहीं मिल रही, तो कोई नहीं रोता। तो राउतेले और राउतिया और रोतेले ये क्या होती हैं? इनकी उपजातियां हैं। कुल जनजाति की 22 उपजातियां मानी जाती हैं। कुल जनजाति छोटी वोटी नहीं है, कोरियन परिवार इसी से आया है। तो कितनी जनजातियां हैं इसकी? 22 उपजातियां मानी जाती हैं। कुल जनजाति कई गांव की एक पंचायत होती है। तो जो कई गांव होते हैं उनकी एक पंचायत होती है। पंचायत को क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। गोहिया का जो उनका मुखिया होता है वो कौन होता है? चौधरी होता है। और जो गोहिया होती हैं वही में जो विवाद होते हैं इनके मध्य में उनका निपटारा करती हैं। कुल एक कला संस्कृति संपन्न जनजाति है जो कि कोल दह का इसका प्रमुख आदिम नृत्य है। तो जो हमारी कोल जनजाति है ये क्या है? हमारी संस्कृति प्रिय जनजाति है, संपन्न है, यह आदिम नृत्य करती है। कोल अधिकांश क्या करते हैं? खेती हर मजदूर हैं, ज़्यादातर क्या करते हैं? खेती और मजदूरी करते हैं, तो खेती हर मजदूर हैं। पुरुष केवल बुआई का कार्य करते हैं और जो अन्य महिलाएं होती हैं वो अन्य कार्य करती हैं। तो पुरुष क्या करते हैं? सिर्फ बुआई कर देते हैं और अन्य कार्य महिलाएं करती हैं। कृषि के अतिरिक्त यह कारखानों में मजदूरी करते हैं, खदानों में मजदूरी के रूप में कार्य करते हैं। जो खदान होते हैं, कारखाने होते हैं, यहाँ पर भी मजदूरी का काम करते हैं। सिर्फ जाते हैं कृषि करने, बुआई करते हैं और पूरा काम करती हैं महिलाएं। तो चलिए हम देखते हैं हमारी कोल जनजाति को फिर से। कोल जनजाति कहाँ पर निवास करती है? हमारे मध्य प्रदेश के, वो देखेंगे हम उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में। कोल के हमारी मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह कोरियन परिवार से आती है। इसका वर्णन हमें ऋग्वेद में, महाभारत में नहीं, रामायण में और कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इनका शब्द जो कोल है वह जो महर्षि पाणिनि है इन्होंने कहा है जो कोल शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है कुल से, जिसका एक समस्त भावबोधक शब्द है। कोरियन जनजाति जो मतलब कोरियन भाषा परिवार है वह कोल से बना है। और जो कोल और कोरकू जनजाति है वह स्वयं को क्या मानती है? मुड़री भाषा का परिवार मानती है। यह एक गोत्री होते हैं, मतलब गोत्रों में बटी हुई समाज है। यह रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, पन्ना में निवास करती है। लगभग वहाँ पे 10 लाख कोल निवास करते हैं। यह खुद को रीवा के परिंदा से और कुराली गांव से मूल निवासी मानते हैं। मुंडा जनजाति की जो झारखंड की शाखा है यह स्वयं को उससे रिलेटेड मानते हैं और सबरी माता को अपनी माता मानते हैं। कोयलों का जो कोल होती हैं वह प्रमुखतः कृषि कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं। कृषि में भी जो पुरुष होते हैं वह से बुआई करते हैं और जो अन्य कार्य होते हैं वह सब महिलाएं करती हैं। इनका प्रमुख नृत्य होता है कोल दह का और पंचायत होती है गोहिया। मुखिया कौन होता है? चौधरी होता है। कई गांव से मिलकर एक इनकी पंचायत बनी होती है जिसे गोहिया कहा जाता है, जो कि सारे विवादों को निपटाती है। मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल वर्जित होता है। देवी देवताओं में यह सूर्य की पूजा, हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। उपजाति में आता है राउतिया और रोतेले। यह कला संस्कृति संपन्न होती है। कुल दह का प्रसिद्ध आदिम नृत्य है इसमें और इनकी 22 उपजातियां हैं। नेक्स्ट आती है हमारी बंजारा जनजाति। बंजारा जनजाति के लोग घुमक्कड़, घुमंतू और यायावर जनजाति हैं। कहाँ है? यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, घुमंतू हैं, घुमक्कड़ हैं, यायावर जनजाति है। ये भेड़ पालन, पशुपालन का कार्य करते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है? पशुपालन, भेड़ पालन का कार्य करते हैं। परंतु वर्तमान में यह स्थायी निवास करके कृषि कार्य भी करने लगे हैं। पहले ये यहाँ वहाँ घूमते थे लेकिन अब क्या करते हैं? एक स्थायी निवास में भी स्थान बना लिया है। स्थायी निवास करके कृषि कार्य करते हैं। पहले भेड़ पालन और पशुपालन का कार्य अभी भी करते हैं लेकिन कुछ लोगों ने स्थायी निवास बना लिया है। यह जनजाति मुख्यतः निमाड़ और मालवा में पाई जाती है। जो हमारा निमाड़ और मालवा है यहाँ पर ये पाई जाती है बंजारा जनजाति। यह जनजाति मुख्यतः राजस्थान के निवासी हैं, आ गए हैं मध्य प्रदेश में घूमते घामते। तो ये मुख्यतः हैं कहाँ के? मूल निवासी हैं राजस्थान से। उनके गांव मुख्य गांव से दूर
पंक्तिबद्ध होते हैं। जो हमारा इनका गांव होता है बंजारों का, जो हमारे गांव से बहुत दूर होते हैं, बाहर निकल कर होते हैं, पंक्ति में बने होते हैं। इनके गांव को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। टंडा, टंडा, डंडा लगा के बैठते हो, टंडा। इनके मुख्य जो गांव होते हैं उसको कहा जाता है टंडा। इनके घर मुख्य गांव के प्रधान को सरदार और नायक कहा जाता है। इनके गांव का प्रधान होता है, उसके क्या कहा जाता है? सरदार या नायक कहा जाता है। बंजारों का होता है ना एक सरदार, तो उसे सरदार कहा जाता है, जो कि मुखिया या प्रधान होता है। बंजारा जनजाति के लोग सिख धर्म से अधिक प्रचलित हैं, या फिर उनके धर्म में कौन सा धर्म प्रचलित है? सिख धर्म प्रचलित है। यह गुरु नानक साहब के समर्थक होते हैं। तो ये क्या है? सिख धर्म का प्रभाव देखने को मिलेगा, और जो गुरु नानक जी हैं उनका प्रभाव या उनसे ज़्यादा समर्थक हैं ये बंजारा जनजाति। इनका प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? गणगौर है, क्योंकि मालवा में गणगौर प्रसिद्ध है और निमाड़ में भी प्रसिद्ध है, इसलिए भी इनका ही प्रमुख त्यौहार कौन सा है? गणगौर पर्व है। गणगौर शिव पार्वती की पूजा करते हैं इसमें। इनका प्रमुख नृत्य कौन सा है? तलवार नृत्य है। इनका प्रमुख नृत्य है तलवार। जैसे कि सिखों में भी तलवार चलाई जाती है, इनमें भी तलवार ही प्रमुख है पर्व में, ये नृत्य में। इसमें डंडा वेली नृत्य भी किया जाता है, मतलब डंडा भी बेल देते हैं भैया, डंडा वेली नृत्य भी किया जाता है। बंजारा विश्व में सर्वप्रथम कंघी के आविष्कारक माने जाते हैं। जो हमारी अभी वर्तमान में कंघी नहीं कंगा है, तो जो कंघी है ना उसके आविष्कारक कौन माने जाते हैं? बंजारा जनजाति ही माने जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी बंजारा जनजाति को। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में वास करने वाली है। घुमंतु, अर्धघुमंतु, घुमक्कड़, यायावर जनजाति है। कहाँ से आई है? राजस्थान की मुख्य निवासी है। भेड़ का पालन करते हैं, पशुपालन में ही इनका इंटरेस्ट है, क्योंकि घूम कर रहते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों ने स्थायी निवासी बना लिए हैं और कृषि कार्य करने लगे हैं। यह जनजाति हमारे यहाँ राजस्थान से आई है। इनके गांव को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है, और इनके जो प्रधान होते हैं उनको कहा जाता है नायक या सरदार। यह सिख धर्म से प्रभावित है और गुरु नानक के समर्थक रहे हैं। इनके नृत्यों में भी हमें तलवार नृत्य मिल जाएगा देखने को, डंडा वेली नृत्य देखने को मिल जाएगा। विश्व में जो कंघी का आविष्कार है वह बंजारा जनजाति के द्वारा किया गया है। इनके प्रमुख पर्वों में आती है गणगौर पर्व, जिसमें शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी अगरिया जनजाति। अगरिया जनजाति गौड़ों की उपजाति है। तो अगरिया हमने देखा था ना, अगरिया जनजाति किसकी उपजाति है? गौड़ों की उपजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के मंडला शहडोल में पाई जाती है। तो कहाँ पर भैया? मंडला और शहडोल में पाई जाती है। इनके यहाँ पर एक मंडल बनाया जाता होगा, उसमें क्या डालते होंगे? अंगारे डालते होंगे। तो अगरिया, शहडोल और मंडला में पाई जाती है। अगरिया जनजाति के लोग लोह अयस्क साफ करने और धातु निष्कर्षण का कार्य करते थे, मतलब लोहे का काम करते हैं। तो चाहे वो लोहे का अयस्क को साफ करना हो, धातु निष्कर्षण का कार्य कौन करती है? ये अगरिया जनजाति करती है। किसकी उपजाति है? गौड़ों की उपजाति है। ये लोग लोह अयस्क को अपनी भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। तो ये क्या है? जो इनकी लोहा होता है इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं। मंडला जिले में लोह अयस्क को छवरिया, पोडी, चरकी, जाख कहा जाता है। जो हमारा मंडला है तो यहाँ पे क्या कहा जाता है? छबरिया, 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 छबरिया। पोडी, कौन की पोडी? पोडी। चरकी, चली, चरकी। जाख, भवरिया, भाविया, भवरिया और भाविया भी इसको कहा जाता है। इनके प्रमुख देवता में आते हैं लोहासुर, जिनका निवास क्या है? हमारी धधकती भट्टी। जो हमारी ये अगर ये जनजाति है, इनके देवता रहते हैं लोहासुर। कहाँ पर रहते हैं? तो इनकी जो धधकती हुई भट्टी होती है उनमें उनका निवास होता है। यह अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। काली मुर्गी की भेंट चढ़ाते हैं। वाह यार। दशहरे के दिन यह फाल्गुन माह में लोहा गलाने में प्रयुक्त यंत्रों की पूजा करते हैं। देखो इनमें क्या होता है, जो अपने इनके देवता कौन है? लोहासुर हैं। कहाँ रहते हैं? धधकती भट्टी में रहते हैं। तो इन देवता को जब उनको प्रसन्न करना होता है तो काली मुर्गी जो होती है उसकी भेंट उनको चढ़ा देते हैं। फिर दशहरा के दिन और जो हमारा फागुन माह होता है उसके समय लोहे को गलाने में प्रयुक्त जो यंत्र होते हैं उनकी पूजा की जाती है। इनका प्रमुख भोजन कौन सा है? सुअर का मांस।
तो ये क्या है भैया, हमारे अगरिया है, आगर में तला लेते होंगे या भूंग लेते होंगे उसको, है ना। तो सूअर का मांस खाते हैं। जबकि जो उड़द की दाल होती है उसको पवित्र मानते हैं। तो आपने देखा होगा होली के अवसर पर उड़द की दाल डाली जाती है ना होली में, तो उड़द की दाल को क्या मानते हैं, ये पवित्र मानते हैं और सूअर का मांस खाते हैं ये। मोटे अनाजों में सभी प्रकार के मांस का भक्षण करने वाली जनजाति है। तो सभी प्रकार के मांस का भक्षण कौन करता है, तो हमारी अगरिया जनजाति करती है। इनमें गुदना गुदानी की प्रथा प्रचलित है, वो तो मोस्टली जनजाति मिलती है। और अभी हमने पढ़ी है किसमें, जो हमारी ये अगरिया जनजाति है, यह क्या करती है, गुदना गुदवानी में प्रथा प्रचलित है। विवाह में ये वधू शुल्क लिया जाता है, तो वधू शुल्क लिया जाता है। यह किसी भी सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को ही संपन्न किया जाता है। वधूमूल होता है वह कब होता है, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार। सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को होता है वधूमूल प्रथा, विवाह होता है। विवाह में उड़द की दाल का प्रयोग शुभ माना जाता है। तो विवाह में भी उड़द की दाल शुभ है और नॉर्मल भी उड़द की दाल को शुभ मानते हैं ये। इनमें विधवा विवाह की प्रथा भी प्रचलित है, विधवा विवाह भी होते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार इन्हें लोहा निष्कर्षण का जन्मदाता माना जाता है। तो कुछ प्रथाओं के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो लोहे को निष्कर्षण करने का जो प्रथा है, इसकी जन्मदाता कौन है, तो ये हमारी अगरिया जनजाति है। तो चलिए हम देखते हैं अगरिया जनजाति को। अगरिया जनजाति किसकी है, तो जो गौड़ जनजाति की है उसकी उपजाति है। यह मुख्यतः लोहा निष्कर्षण का और लोहे को परिष्कृत लोह अयस्क का काम करते हैं। इनके प्रमुख देवता का नाम है क्या, लोहासुर, जो कि कहाँ रहते हैं, धधकती भट्टी में रहते हैं। और जब इन देवता को प्रसन्न करना होता है तो काली मुर्गी की बलि चढ़ाते हैं। इनके यहाँ पर मुख्यतः दशहरे पर और जो फागुन माह होता है इस पर अपने यंत्रों की पूजा करते हैं। ये कहाँ रहते हैं, तो मंडला और जो हमारा शहडोल है वहाँ पर निवास करते हैं मुख्यतः। इनकी प्रमुख लोह अयस्क होते हैं। इनको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। जैसे कि इनको मंडला में क्या कहा जाता है, छवरिया, पोडी, चरकी, जाक, भवरिया, भाविया कहा जाता है। यह इनका प्रिय भोजन क्या है, सुअर है। सभी प्रकार के मांस का भक्षण करते हैं। उड़द की दाल पवित्र माना जाता है इनके यहाँ पर। मोटे अनाज को भी खाते हैं। गुदना गुदानी की प्रथा है। इनके यहाँ पर क्या होता है, वधूमूल विवाह होता है और ये मुख्यतः हफ्ते में 3 दिन हो सकता है, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को। यहाँ पर विवाह में उड़द की दाल को शुभ माना जाता है और उसका प्रयोग किया जाता है। इनकी मान्यताओं की कुछ मान्यताएं हैं जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो हमारी अगरिया जनजाति है इन्हीं ने लोहा निष्कर्षण का जन्म दिया है, जन्मदाता माने जाते हैं। विधवा विवाह भी प्रचलित है। फिर आते हैं हमारी पारधी जनजाति। यह मराठी भाषा के पारद शब्द से निर्मित है। पारद से बनी है पारधी, जिसका अर्थ क्या होता है, आखेट या शिकार करना। आखेट करना या शिकार करना किससे संबंधित है, पारधी से संबंधित है। पारद से बना है शब्द। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में यह जनजाति पाई जाती है। तो पारधी कहाँ पाई जाती है, विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। किंतु इनका सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है, सीहोर और रायसेन में है। हाँ, रायसेन में रहती है ये। सीहोर और रायसेन में रहती है पारधी जनजाति। शब्द कहाँ से आया है, पारद से आया है। मतलब क्या होता है, आखेट और शिकार करना। फिर आती हैं वे वन्य पशुओं का शिकार करने और उन्हें पकड़ने में सिद्धस्त होते हैं। भैया आखेटन करने से ही बना है इनका शब्द पारधी। तो शिकार में तो ये क्या होंगे, प्रसिद्ध होंगे, सिद्धहस्त होते हैं। पारधी जनजाति की कुछ उपजातियां भी होती हैं, जैसे कि होती हैं भील पारधी। ये पारधी जो कि पशु पक्षियों का शिकार बंदूक से भी करते हैं। पारधी वह भीली पारधी कहलाते हैं, मतलब थोड़े से अमीर हैं, भील जैसे हैं, मतलब क्यों, बंदूक से। तो पशु पक्षियों का यदि शिकार वो बंदूक से कर रहे हैं तो कौन कहलाएंगे, भीली पारधी कहलाएंगे। चीता पारधी, यदि चीते को पकड़ने वाले और प्रशिक्षित हैं ये, तो पारधी चीता पारधी कहलाएंगे। तो ऐसे पारधी जो कि चीता को पकड़ते हैं, पालते हैं, उन्हें प्रशिक्षित करते हैं, तो ऐसे पारधियों को कहा जाता है चीता पारधी। ऐसा माना जाता है कि अकबर और जो अन्य मुगल बादशाह हैं उनके यहाँ पर चीता पारधी नियमित सेवा दिया करते थे। तो ये नियमित सेवा कहाँ देते थे, अकबर और जो मुगल शासक हैं, बादशाह हैं, उनके यहाँ पर जो सेवा देने का काम था, चीताओं को पालने का काम था, वो कौन करते थे, चीता पारधी द्वारा किया जाता था। फिर आते हैं फांस पारधी। ऐसे पारधी जो कि शिकार को जाल में फंसाकर पकड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, फांस पारधी कहलाते हैं। तो ऐसे पारधी जो कि शिकार को फंदा लगाकर फंसाकर पकड़ते हैं उन्हें कहा जाता है फांस पारधी। गोसाई पारधी, ये गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। गुसाई से गा से गेरुआ और गा से गुसाई।
पहनते हैं और ये हिरण के शिकार में महारत हासिल होती है। हिरण का बिल्कुल गो सिमरन गो नहीं, जा सिमरन जा, है ना। तो गोसाई होते हैं वह हिरण के शिकार में महारत हासिल होती है। इनको गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, गोसाई पारधी कहलाते हैं। सीसी का तेल पारधी, तो यह पुराने समाज में मगर का तेल निकालने वाले पारधी तेल की सीसी में रखकर बेचते थे, इसलिए इन्हें सीसी का पारधी भी कहा जाता है। वाह, सीसी का तेल पारधी किनको कहा जाता है? जो मगरमच्छ का तेल है उसके तेल को निकालते थे तो और वो सीसी में रखते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सीसी का तेल पारधी कहा जाता है। लंगोरी पारधी, जो कि केवल लंगोटी धारण करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? लंगोरी पारधी कहा जाता है। मतलब लंगोट धारण करने वाला पारधी लंगोटी पारधी। बंदर वाला पारधी, ये बंदर को नचाते हैं तो बंदर वाला पारधी। फिर आता है टकिया पारधी, टकते हैं, है ना। सभी पारधी जो कि देवियों के धारक होते हैं, अरे यार, और अपने को देवी देवताओं की प्रतिमा रखते हैं, उन्हें अन्य उपवर्ग होता है जिसमें ये कारगर होते हैं। यह केवल काले रंग की पक्षियों का शिकार करते हैं। पारधी समाज में महिलाओं का शिकार को अनुमति नहीं दी गई। जो टाकिया पारधी होते हैं ये एकदम टके होते हैं, किसमें? तो ये देवियों के साधक होते हैं, देवियों के साधक होते हैं। इनके साथ इनकी देवी की प्रतिमा भी रखते हैं। और जो ये इनका एक उपवर्ग और है जिसमें आते हैं कारगर, जो क्या करते हैं? कारगर सिर्फ एक जो काले रंग के पक्षी होते हैं उन्हीं का शिकार करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? कारगर कहा जाता है। टकिया पारधी अपने साथ देवी देवताओं की पूजा रखते हैं, एक देवी का धारक होता है, आराधक, है ना। आराधक होता है, धारक नहीं, आराधक होता है। और ये क्या, इनके जो पारधी समाज है भले खुद शिकार करती है, आखेटन करती है, लेकिन महिलाओं को शिकार करने की अनुमति नहीं दी गई है। तो चलिए हम देखते हैं हमारी पारधी जनजाति कहाँ रहती है। सीहोर रायसेन में निवास करती है ये। इनका जो शब्द है वो बना है पारद से, जिसका अर्थ होता है आखेट या शिकार करना। यह जनजाति सिर्फ सीहोर रायसेन में निवास करती है। यह वन्य पशुओं का शिकार करने में, उन्हें पकड़ने में सिद्धहस्त होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। यदि कोई भी पारधी बंदूक से शिकार कर रहा है तो उसे कहा जाएगा भीली पारधी। यदि वह चीता को पकड़ रहा है, पालने का काम कर रहा है, उसको प्रशिक्षित कर रहा है, उनकी सेवा सत्कार कर रहा है, तो उसे कहा जाएगा चीता पारधी। और इनका सबसे ज़्यादा प्रचलन था अकबर और मुगल बादशाहों के समय पर। फांस पारधी क्या होते हैं? अपने शिकार को फंसाकर या जाल बिछाकर पकड़ते हैं। ये गोसाई पारधी गेरुआ कलर के कपड़े पहनते हैं और यह हिरणों का शिकार करते हैं। सीसी का तेल पारधी क्या होते हैं? पुराने ज़माने में जो मगर का तेल है वह निकाल कर सीसी में रखते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सीसी का तेल पारधी कहा जाता है। लंगोरी पारधी क्या होते हैं? जो कि लंगोट धारण करते हैं, लंगोटी पारधी। बंदर वाला पारधी जो कि बंदर को नचाने का काम करते हैं। फिर आते हैं हमारे टकिया पारधी, ये क्या होते हैं? देवी के आराधक होते हैं और यह देवी की प्रतिमा को अपने साथ रखते हैं। फिर आते हैं हमारे कारगर, जो कि काले रंग के पक्षियों का ही शिकार करते हैं। पारधी पारधी समाज में महिलाओं को शिकार करना वर्जित होता है। नेक्स्ट आता है हमारा हलवा जनजाति। तो बालाघाट, मंडला, डिंडोरी वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी है जनजाति? हमारी हलवा जनजाति। यह जो भाषा है वह हलवी और हिंदी बोलते हैं। हलवा जनजाति क्या बोलती है? हलवी और हिंदी बोलती हैं। हलवा शब्द हाल शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जुताई करना। हल हाल से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? जुताई करना होता है। यह अन्य जनजातियों के साथ मित्रवत व्यवहार करती है। भैया सब किसी को भी हल्के में नहीं लेती, सबको अच्छे से फ्रेंड्स बनाती है, तो मित्रवत व्यवहार रखते हैं ये। इनकी कुछ प्रमुख चुनौतियाँ भी हैं, जैसे कि इनमें शिशु मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है, बाल श्रम होता है, बाल विवाह होता है और कुपोषण की समस्या इनमें देखी जाती है। हलवा जनजाति कहाँ रहती है? तो हमारे बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में रहती है। हलवी और हिंदी बोली कोई बोलती है। हलवा जो शब्द है वह बना है हाल से, जिसका अर्थ होता है जुताई करना। यह जनजाति अन्य जनजातियों से मित्रवत व्यवहार करती है। इनकी प्रमुख समस्याओं में आती है बाल विवाह, कुपोषण, बाल श्रम और शिशु मृत्यु दर ज़्यादा है। नेक्स्ट आती है खैरवार जनजाति। खैरवार इनका क्षेत्र कौन सा है? तो यह उमरिया, अनूपपुर, सीधी, शहडोल आदि जिले में मुख्यतः निवास करती है। खैरवार, तो भैया खैर करो, इनकी उम्र उमरिया, अनूपपुर, सीधी और शहडोल में ही सीमित है। खैरवार, खैरवार, अनूपपुर, उमरिया, सीधी और शहडोल में निवास करती है। यह खैर वृक्ष से कत्था निकालने के कारण इनको क्या कहा जाता है? खैरवार कहा जाता है। मतलब खैर से कत्था निकालने वाली जनजाति खैरवार जनजाति। इस जनजाति को
खेरुआ भी कहा जाता है। तो ये जो जनजाति है इसको क्या कहा जाता है, खेरुआ कहा जाता है। देखो खेरवार जनजाति मध्य प्रदेश के मुख्यतः 4 जिलों में निवास करती है। पहले आता है सीधी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। क्या करती है, खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है और यह खेरुआ भी इसको कहा जाता है। फिर आती है कैमूर श्रेणी की जो खरियागढ़ है, उसमें यह मूल स्थान पर रहती है। खरियागढ़, खैर कहाँ रहती है, खरियागढ़ में रहती है। कैमूर श्रेणी के अंतर्गत आती है, खरियागढ़ में निवास स्थान माना जाता है। इन्हें कोंधार और कोंदार भी कहा जाता है। तो देखो धारदार तलवार या फिर हथियार चलाते होंगे कत्था निकालने के लिए, तो कोंधार या कोंदार भी इनको कहा जाता है। व्यवसाय में क्या है, कत्था या खैर निकालने का काम करते हैं, इसलिए तो उनका नाम है खैरवार। फिर आते हैं, इनमें पंचायत व्यवस्था पाई जाती है। तो मुख्यतः सभी जनजातियों में पाई जाती है पंचायत व्यवस्था। इनकी पंचायत को क्या कहा जाता है, मोहतो मांझी कहा जाता है। मोहतो मांझी कहा जाता है क्या, खैरवार जनजाति की पंचायत को। परिवार के देवता के रूप में सूर्य की उपासना की जाती है। जो परिवार के देवता होते हैं वो होते हैं सूर्य, और सूर्य की उपासना करते हैं ये। साथ ही पूर्वजों की पूजा भी करते हैं। ये क्या करते हैं, पूर्वजों की पूजा करते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं। गांव की देवी के रूप में माता दुर्गा और बजरंगबली की पूजा करते हैं। जो गांव के देवी देवता होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये दुर्गा की पूजा करते हैं और बजरंगबली की पूजा करते हैं। इस समुदाय में बांझपन की समस्या का एक मुख्य कारण यहाँ पर सिफिलिस बैक्टीरिया का होना है। तो यहाँ पे क्या पाई जाती है, जो हमारी खैरवार जनजाति है उनमें बांझपन पाया जाता है, और जो कि मुख्य कारण होता है सिफिलिस बैक्टीरिया के कारण। खैरवार जनजाति को हम फिर से देखते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यतः 4 जिलों में पाई जाती है। पहली आती है सीधी, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर। क्या करती है, खैर वृक्ष से कत्था निकालने का काम करती है। खैरवार जनजाति, इसको खेरुआ भी कहा जाता है। यह कैमूर के जो खेरियागढ़ है उसमें निवास करने वाली यह मूल स्थान से मानी जाती है। यह उसको खूनदार या फिर कोंदार भी कहते हैं, क्योंकि ये धारदार तलवार नहीं, हथियार चलाते हैं अपनी कत्थे के पेड़ पर। यह कत्था या खैरवा निकालने का काम करती है। इनकी पंचायत को क्या कहा जाता है, मोहतो मांझी कहा जाता है। यह सूर्य की उपासना करते हैं और अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। इनमें मुख्यतः गांव के देवताओं में देवी पूजा और बजरंगबली की पूजा की जाती है। इनके जो समूह है पूरे में बांझपन की समस्या है, जिसका मुख्य कारण क्या है, सिफिलिस बैक्टीरिया के कारण। फिर नेक्स्ट आती है हमारी उराव जनजाति। कौन सी है, उराव जनजाति। तो यह मुख्यतः मध्य प्रदेश की सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, शहडोल में पाई जाती है। ये 4 जगह पर है, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और शहडोल। उराव जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आई है। मध्य प्रदेश के कुछ ही लोग इस जनजाति के पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, इसलिए तो 4 जगह में सिमट के रह गई। कहाँ से आई है, छत्तीसगढ़ से आई है। ऐसा माना जाता है कि जो उराव है वह दक्षिण भारत में आए और इनका मुख्य कार्य खेती और मजदूरी है। कहाँ से आए हैं, दक्षिण भारत से आए हैं, छत्तीसगढ़ में आके बसे, फिर वहाँ से कुछ कुछ हमारे मध्य प्रदेश में आ गए। मध्य प्रदेश में 4 जगह बसे, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और शहडोल में। और ये क्या करते हैं, खेती और मजदूरी करते हैं। गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उराव का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है, महतो कहलाता है। और इनको पुरोहित बैगा, और इनका पुरोहित कौन कहलाता है, बैगा कहलाता है। मुखिया महतो और पुरोहित बैगा। पुरोहित क्या करते हैं, बैग लेके जाते होंगे, है ना। उराव, राव जी अपने बैग में, जो उराव जनजाति होती है उनके पुरोहित को कहा जाता है बैगा, और जो प्रधान होता है, मुखिया होता है, उसे कहा जाता है महतो। इनमें एक परहा राजा होता है। क्या होता है, परहा राजा होता है, जो कि झगड़ों को निपटाता है। परहा हर पहर बदलता होगा, उराव का जो राजा होगा वो हर पहर बदलता होगा। तो परहा राजा होता है जो क्या करता है, झगड़ों का निपटान करता है। ईसाई धर्म को सबसे अधिक स्वीकार करने वाली जनजाति है। ईसाई धर्म को सबसे ज़्यादा किसने स्वीकार किया है, उराव ने किया है, इसलिए तो कम बची है। यह युवा ग्रहों को धमकोरिया कहते हैं। तो ये अपने युवा ग्रह को क्या कहते हैं, धमकोरिया कहते हैं उराव जनजाति के लोग। इनके प्रमुख देवता में आते हैं धर्मेश, जो कि सूर्य देवता के ही एक रूप है। जो लोग महादेवों की पूजा भी करते हैं। तो ये देखो किनको पूछते हैं, धर्मेश को पूछते हैं, जो कि क्या है, सूर्य भगवान का ही एक रूप है, और ये शिव भगवान की पूजा भी करते हैं। हम देखते हैं उराव जनजाति को फिर से। उराव जनजाति कहाँ पे है, तो हमारे मध्य प्रदेश के सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर और शहडोल में पाई जाती है। मुख्यतः दक्षिण से आई है, छत्तीसगढ़ में मुख्यतः पाई जाती है, और हमारे मध्य प्रदेश में इनकी संख्या बहुत कम है। इनके जो मुखिया होते हैं उसे कहा जाता है महतो, और
इनका एक राजा होता है, उसे कहा जाता है पहरा, जो कि झगड़ों को निपटाता है, और इनके पुरोहित को कहा जाता है बैगा। यह मुख्यतः खेती और मजदूरी करते हैं। इनके जो युवा ग्रह होते हैं उसको कहा जाता है धर्मकोरिया, और इनके जो प्रमुख देवता होते हैं वो होते हैं धर्मेश, जो कि सूर्य भगवान के एक रूप है, और शिव जी की पूजा भी करते हैं। इनके प्रमुख नृत्य में कौन सा आता है? कर्मा, सरहुल, घुड़िया और डंडा, घुड़िया डंडा। जो उराव जनजाति है तो कौन सा नृत्य करती है? जैसे हमारी बैगा वगैरह कर रही थी ना, तो इनके प्रधान को ही बैगा कहा जाता है। ऐसे ही जो बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं कर्मा और सरहुल, तो ये भी उराव जनजाति के द्वारा किया जाता है। कर्मा, सरहुल, घुड़िया, डंडा। विवाह में ये क्या करती है? बुंदे विवाह करती है, जिसमें बधूमूल चुकाना होता है। बंधवा विवाह करती है, जिसमें राजीवाजी सहमति से विवाह होता है। डुक्कू विवाह करती है, जो कि लड़की स्वयं वर के द्वारा लड़के को चुनती है। तो पहला कौन सा आता है? बूंदी। भैया लड़की को दे दी बूंदी और मूल चुका दिया, तो बूंदी विवाह उराव जनजाति में होता है। राव साव आए, उन्होंने लड़की को दे दी बूंदी एक मुट्ठी, तो उसकी शादी हो गई, मतलब बधूमूल चुका दिया। फिर बंधवा दिया, भैया लड़की भी राजी हो गई कि हाँ भैया हमारी इनके साथ क्या गांठ जोड़ दो, है ना, बंधवा दो। तो बंधवा विवाह हो गया। राजीवाजी सहमति विवाह कहलाता है। डुक्कू विवाह मतलब लड़की आई डुक्कू बन के, और सब मतलब लड़कों में से एक डुक्का चुन लिया। डुक्कू विवाह में होता है लड़की द्वारा स्वयंवर चुना जाता है, स्वयंवर के द्वारा लड़का चुना जाता है। इसमें समगोत्र विवाह वर्जित होता है, मतलब समगोत्र में विवाह नहीं होगा। तलाक विवाह, विधवा विवाह और बहु विवाह आदि इसमें प्रचलित होते हैं। मतलब तलाक होता है, विधवा विवाह भी होता है, बहु विवाह भी होता है। कुरुख इनकी प्रमुख बोली होती है। कौन सी होती है? कुरुख। तो उराव जनजाति है, कोई अच्छे से रुख नहीं बनाती, अच्छे से रुख नहीं अपनाती, तो कुरुख जनजाति नहीं, जो बोली होती है वो कौन बोलती है? उराव जनजाति बोलती है। तो हम पहले देखते हैं उराव के नृत्य। सबसे पहले आता है हमारा कर्मा, सरहुल, और दूसरा आता है गुड़िया डंडा। विवाह में कौन से हैं? तो विवाह में मुख्यतः आते हैं 3 विवाह, जिसमें पहली होती है बिद्री विवाह, बिंदे विवाह, जिसमें बधूमूल चुकाया जाता है। फिर होता है बंधवा विवाह, जिसमें राजीवाजी और सहमति से विवाह होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डुक्कू विवाह, जिसमें जो लड़की होती है वह स्वयंवर के द्वारा अपने वर को चुनती है। समगोत्र विवाह इसमें वर्जित होता है। इसमें तलाक, विधवा विवाह, बहु विवाह प्रचलित होते हैं। इनकी बोली कौन सी है? कुरुख है, कुरुख बोली बोली जाती है। बिजवर जनजाति, तो यह विंध्याचल पर्वत की मूल स्थान है इनका। जो बिजवार जनजाति है, तो बिजवार विंध्याचल पर्वत पर निवास करने वाली है। इस आधार पर इनका नाम बिजवार पड़ा है। मतलब इनका नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि विंध्य पर्वत श्रेणी पर निवास करती है, इसलिए इनका नाम है बिजवार। ये विंध्यवासिनी देवी के पुत्र 12 भाई पेटकर को अपना पूर्वज मानते हैं। जो विंध्यवासिनी देवी हैं उनके पुत्र हुए हैं 12 भाई पेटकर, उनको क्या मानते हैं? अपना पूर्वज मानते हैं। फिर आते हैं बैगा जनजाति का वास्तविक रूप बिजावर माना जाता है। जो बैगा जनजाति है उसी का ही वास्तविक रूप है बिजावर, अर्थात बैगा आदिम जीवन जीते हैं, जबकि जो बिजावर हैं वे बैगा को धीरे धीरे सभ्य समाज के संपर्क में आए हैं। तो ऐसे जो बैगा जनजाति है वो क्या है? आदिम जनजाति है, लेकिन उन्हीं का सभ्य रूप क्या है? बिजावर है। बिजावर स्वयं को क्या मानते हैं? कि वो जो विंध्यवासिनी देवी हैं उनका पुत्र था 12 भाई पेटकर, उनको अपना पूर्वज मानते हैं। ये कहाँ पर रहते हैं? विंध्याचल पर्वत पर रहते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? बिजावर कहा जाता है। इनके मुख्यतः 4 उपवर्ग होते हैं। पहले आता है बिजवार, सोनझार, बिरझिया और विसिया। तो बिजावर की मुख्यतः कितने उपवर्ग हैं? 4। बिजवार, सोनझार, बिरछिया और बिसिया। बिरझिया, सोनझार और बिजवार। सोन को झार के पूरा बिछा दिया। बिचवार, सोनझार, बिरछिया और बिसिया। हम देखते हैं अपनी बिजावर जनजाति को फिर से। बिजावर जनजाति क्या है? विंध्याचल पर्वत पर रहने के कारण इसे कहा जाता है बिजवार। ये स्वयं को विंध्यवासिनी देवी के जो पुत्र हैं 12 भाई पेटकर, उनका पूर्वज मानती है। बैगा जनजाति का जो वास्तविक रूप है वह बिजावर है। बिजावर सभ्य हो गए हैं, और जो बैगा जनजाति वह अभी तक आदिम जनजाति ही है। इनके मुख्यतः 4 उपवर्ग हैं: बिजवार, सोनझार, बिरछिया और बिसिया। नेक्स्ट आते हैं हमारी पनीका जनजाति।
यह कबीर के विचारधारा कबीरपंथी को मानते हैं। पनीका जनजाति कौन है? तो ये कबीर की जो विचारधारा है कबीरपंथी है, उनको मानते हैं, इसलिए इन्हें कबीराह भी कहा जाता है। कवि की राह पर चलने वाले कबीराह भी कहा जाता है। यह संसार की सबसे पहली कपड़ा बुनने वाली जनजाति, मतलब सबसे पहले कपड़े को बुनने किसने प्रारंभ किया था? तो ये पनीका जनजाति के द्वारा किया गया था। तो यह संसार की सबसे पहले कपड़ा बुनने वाली जनजाति है। यह जनजाति मुख्यतः शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर में निवास करती है। तो ये कहाँ रहती है? सीधी, शहडोल, सिंगरौली, अनूपपुर में निवास करती है। इसके उपवर्ग में आते हैं शक्ति, साकेत, पनीका और कबीरपंथी। शक्ति, साकेत, पनीका और कबीरपंथी आते हैं पनीका जनजाति के अंतर्गत। यह जनजाति द्रविड़ परिवार की है। किससे संबंधित है? द्रविड़ प्रजाति का सदस्य है। पनीका लोगों की मान्यता है कि कबीर का जन्म जल में हुआ था तथा उसका पालन पोषण एक पनीका महिला द्वारा किया गया था। यही कारण है कि पनीका कबीरपंथी होते हैं। तो पनीका क्या मानते हैं? जो कबीर हैं उनका जन्म पानी में हुआ था और इनका लालन पालन किसके द्वारा किया गया था? एक पनीका महिला द्वारा किया गया था, इसलिए यह स्वयं को कबीरपंथी मानते हैं। वस्त्र निर्माण में संलग्न पनीका जनजाति को बुनका भी कहा जाता है। जो वस्त्रकर या वस्त्रों को बुनने की जो परंपरा है वो किससे आई है? पनीका जनजाति से आई है, इसलिए इसमें निपुण होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? बुनका भी कहा जाता है। इनका मुख्य भोजन है पेज, उड़द की दाल, मूंग की दाल और चावल। तो ये क्या खाते हैं? मुख्यतः पेज खाते हैं, मूंग की दाल, उड़द की दाल और चावल का भोजन करते हैं। कबीराह क्या होते हैं? मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। भाई कबीर की राह पर चल रहे हैं तो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। कबीर की तरह ही निर्गुण विचारधारा के उपासक होते हैं, मतलब ये देवी देवताओं को भी नहीं मानते, निर्गुण उपासक हैं ये। इनका आर्थिक जीवन मुख्यतः कृषि पर निर्भर होता है। ये जो आर्थिक जीवन इनका है किस पर निर्भर करता है? कृषि पर निर्भर करता है। पनीका जनजाति की एक पंचायत होती है जो कि गांव के सभी विवादों को निपटाने में उत्तरदायी होती है। तो इनमें भी पंचायत व्यवस्था पाई जाती है जो कि क्या करती है? सभी विवादों को निपटाती है। तो चलिए हम देखते हैं हमारी कबीरपंथी जनजाति। कबीरपंथी कहाँ पर रहते हैं? तो शहडोल, सीधी, सिंगरौली और अनूपपुर में निवास करती है। यह कबीर की जो विचारधारा है उसको मानते हैं, इसलिए इनको कबीरपंथी, कबीराह कहा जाता है। और सबसे संसार में सबसे पहले कपड़े बुनने की जो परंपरा है वह इन्हीं के द्वारा प्रारंभ की गई थी, पनीका जनजाति के द्वारा। इनकी उपवर्ग में आते हैं साकेत, शक्ति, पनीका और कबीरपंथी। यह द्रविड़ प्रजाति के सदस्य हैं। पनीका लोगों का मानना है कि कबीर का जन्म जल से हुआ है और इनका जो लालन पोषण है वह पनीका महिला द्वारा किया गया है, इसलिए ये खुद को कबीरपंथी मानते हैं। इनमें वस्त्र निर्माण में संलग्न जो व्यक्ति होता है उसे बुनका कहा जाता है। यह मूंग की दाल, उड़द की दाल, चावल और पेज का भोजन पसंद करते हैं। मांस मदिरा बिल्कुल वर्जित होता है और ये निर्गुण भगवान के उपासक माने जाते हैं। आर्थिक रूप से यह कृषि पर निर्भर होते हैं और इनके यहाँ पर एक पंचायत पाई जाती है जो कि सभी विवादों को निपटाती है। अब आते हैं हमारे यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजातियाँ क्या होती हैं। तो भारत सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजातियों में से कुछ निश्चित जनजातीय समूह को एक विशिष्ट मापदंडों जैसे स्थिर या कम होती जनसंख्या, न्यूनतम साक्षरता दर, कृषि की पुरानी तकनीक, आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर देश में लगभग 75 जनजातीय समूहों को विशेष पिछड़ी जनजाति PVTG घोषित किया गया है। तो जो हमारी भारत सरकार है उसके द्वारा कुछ अनुसूचित जनजाति जो ST है उनमें से कुछ समुदाय को एक विशिष्ट मापदंड या पैरामीटर के आधार पर उनको क्या बना दिया गया है? PVTG बना दिया गया है या फिर विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित कर दिया गया है। कितनी है? मुख्यतः है 75 हैं। आधार क्या रखे गए हैं? तो पहला तो स्थिर और कम होती जनसंख्या होगी, न्यूनतम साक्षरता दर है, कृषि की पुरानी तकनीक है और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इनको विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। 1973 में ठेवर आयोग के द्वारा आदिम जनजाति समूह PTG की एक अलग श्रेणी बनाई गई थी। इस समूह का नाम बदलकर भारत सरकार के द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG कर दिया गया है। तो हमारे जो सबसे पहले इसको कब बनाया गया था? विशेष पिछड़ी जनजाति कब बनाई गई थी? 1973 में बनाई गई थी और ठेवर आयोग के द्वारा बनाई गई थी। आदिम जनजाति समूह की एक अलग से श्रेणी बनाई गई थी जिसे क्या कहा गया था? विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह। 1975 में भारत सरकार ने PVTG का नाम कमजोर आदिवासी समूह की एक अलग श्रेणी की पहचान करना शुरू कर दिया। मतलब 1975 में जो हमारे विशेष पिछड़ी जनजाति थी उसकी क्या किया? इन्होंने समूहों की एक अलग श्रेणी की पहचान करना प्रारंभ किया। 1975 में
52 समूहों को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह घोषित किया गया था। वर्तमान में जितने अपने मध्य प्रदेश में जिले हैं उतने ही सबसे पहले 1975 में जनजाति समूह को घोषित किया गया था कि भैया 52 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं पूरे भारत में। फिर 1993 में 23 समूह को PVTG में घोषित कर दिया, विशेष पिछड़ी जनजातियों को घोषित कर दिया। कब? 1993 में 23 जनजातियों को घोषित कर दिया। फिर 2011 में 17 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई 706 अनुसूचित जनजातियों में से अभी वर्तमान में 75 विशेष पिछड़ी जनजातियां निवास करती हैं। तो कब है? जो 2011 की जनगणना हुई तो इसमें हमें पता चला कि जितने हमारे यहाँ पर राज्य हैं उनमें से 17 अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत कहता है ना, वो भी जनजातियों से संबंधित है। तो ये जो 17 राज्य हैं यहाँ पर और एक केंद्र शासित प्रदेश में कितनी जनजातियाँ हैं? 750 हैं। 750 जनजाति हैं, उनमें से विशेष पिछड़ी जनजाति हैं 75। विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं 75। मध्य प्रदेश की 3 जनजातियाँ आती हैं। पहली आती है बैगा, सहरिया, भारिया को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कितनी हैं? 75 में से 3, बैगा, सहरिया और भारिया। विशेष पिछड़ी जनजाति की पहचान के मापदंड क्या हैं? पुरानी तकनीक से कृषि करेंगे, साक्षरता का स्तर बहुत निम्न होगा, आर्थिक पिछड़ापन होगा और घटती और स्थिर जनसंख्या होगी। घटती स्थिर जनसंख्या, आर्थिक पिछड़ापन, साक्षरता का अत्यंत निम्न स्तर और पुरानी कृषि तकनीक। हम देख लें पहले इनको, जो विशेष रूप से जो हमारे कमजोर जनजाति समूह हैं उनकी कुछ प्रमुख मुद्दे हैं और समस्याएं हैं। क्या क्या हैं? तो इनके पर्याप्त आंकड़े का अभाव है। जनसंख्या में PVTG समूह की जो जनसंख्या है वह संबंधी पर्याप्त आंकड़े प्राप्त नहीं हुए, मतलब हमें प्राप्त आंकड़े नहीं है, पर्याप्त नहीं है उनके आंकड़े। देश में कुछ जो विशेष पिछड़ी जनजाति समूह हैं उसमें से अनुसूचित जनजाति के रूप में भी मान्यता नहीं दी गई है। मतलब कुछ ऐसी जनजातियां हैं जिनको सिर्फ जनजाति के रूप में ही मान्यता नहीं है, विशेष पिछड़ी जनजाति। कुछ विशेष पिछड़ी जनजाति अनुसूची 5 और 6 क्षेत्रों से बाहर निवास करती हैं, जिस कारण से उन्हें विशेष सुरक्षा से वंचित किया गया है। मतलब कुछ ऐसी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जो कि हमारे अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के अंतर्गत नहीं आती, इसलिए उनको क्या विशेष सुरक्षा से वंचित किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों में जनजाति की जो मूल संस्कृति है उसका नष्ट होना भी एक गंभीर मुद्दा है। मतलब उनकी जो संस्कृति है वो क्या हो रही है? वर्तमान में धीरे धीरे से नष्ट हो रही है, ये भी उनका एक प्रमुख मुद्दा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों क्षेत्र में संसाधनों के आर्थिक दोहन के कारण जनजाति जीवन शैली का विघटन हो गया है। जो हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति है उसके संसाधनों का क्या हो रहा है? आर्थिक दोहन हो रहा है उनके संसाधनों का, जिससे कि उनकी जीवन शैली का विघटन होता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय अधिकारों के बीच में संघर्ष है। तो उन पर्यावरण संरक्षण और जो जनजातीय अधिकार हैं उनके बीच में हमेशा संघर्ष देखने को मिलता है। विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों में विभिन्न रोगों का प्रसार हो गया है जो कि पूरी आबादी को समाप्त कर सकता है। विशेष अलग अलग रोग हैं क्योंकि वहाँ तक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो क्या है पूरी आबादी को समाप्त भी कर सकते हैं वो रोग। तो हम देखते हैं हमारी विशेष पिछड़ी जनजाति को एक बार फिर से। विशेष पिछड़ी जनजाति क्या होती है? तो भारत सरकार के द्वारा जो हमारी अनुसूचित जनजाति हैं उनमें से भी कुछ जनजातियों को छांटकर ये चिन्हित किया गया है कुछ मापदंडों के आधार पर, और उन्हें क्या बनाया गया है? विशेष पिछड़ी जनजाति बनाया गया है। तो हमने किस मापदंड से इनको पिछड़ा घोषित कर दिया? तो उनकी क्या है? स्थिर और कम होती जनसंख्या पहला कारण, निम्न साक्षरता दर है, जो किसानी है या कृषि है उसकी पुरानी तकनीक का प्रयोग करते हैं, और आर्थिक पिछड़ेपन के कारण इनको विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। कितनी जनजाति हैं वर्तमान में? मुख्यतः विशेष पिछड़ी जनजाति वो है 75। सबसे पहले 1973 में ठीवर आयोग आया था और उन्होंने बोला था कि भैया विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित कर दो कुछ लोगों के लिए, एक अलग से श्रेणी बना दो अनुसूचित जाति में भी। उन्होंने बोला ठीक है, हमने बनाई 75 में। 1975 में कुछ कमजोर जो आदिवासी समूह था उसकी एक अलग श्रेणी की पहचान कर ली गई, और इसमें हमने कितने बनाए हैं? 52 जनजातियों को घोषित कर दिया कि ये क्या है? विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं। फिर आता है 1993, यहाँ पर हमने 1993 में 23 और
जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित कर दिया और वर्तमान में 2011 की जनगणना हुई थी, उसके अकॉर्डिंग हम कितने हो गए, हम नहीं मतलब विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या हो गई 75। और पूरे भारत में कितनी जनजातियाँ निवास करती हैं, 705 जनजातियाँ निवास करती हैं, उसमें से 75 हैं विशेष पिछड़ी जनजातियाँ। कितने राज्यों में निवास करती हैं, तो 17 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में ये निवास करती हैं। मध्य प्रदेश की कितनी हैं, तो मध्य प्रदेश की हैं 3 जनजातियाँ। कौन कौन सी, बैगा, सहरिया और भारिया। इनके मापदंड क्या है, तो पुरानी कृषि तकनीक, साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन और घटती और स्थिर जनसंख्या। विशेष जो कमजोर जनजाति समूह है उसके मुख्य मुद्दे या समस्याएं क्या हैं, तो पहला तो है इनकी हमें पर्याप्त आंकड़े प्राप्त ही नहीं है। दूसरा, अनुसूचित जनजाति है उसको देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति है उसके रूप में भी विशेष अनुसूचित जनजातियों को मान्यता नहीं है। और जो विशेष अनुसूचित जनजातियाँ हैं उनको अनुसूची 5 और 6 में कई बार निवास ही नहीं करती, तो इसलिए उनको विशेष सुरक्षा से वंचित माना जाता है, वंचित रह गई हैं वो। इन जनजातियों की जो मूल संस्कृति है वह वर्तमान में नष्ट होती जा रही है, तो ये प्रमुख मुद्दा है। संसाधनों के आर्थिक दोहन के कारण भी इनकी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण संरक्षण नियम और जो जनजाति के अधिकार हैं उनके बीच में संघर्ष होता रहता है। विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों की विभिन्न रोगों का प्रसार हो रहा है, जिससे पूरी आबादी समाप्त होने का भी खतरा रहता है। अब आते हैं हमारे मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, बैगा, सहरिया और भारिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बैगा जनजाति। बैगा का अर्थ क्या होता है, जादूगरनी, जो कि ज़्यादातर झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, बिहार में फैली हुई है। तो भैया बैग में लेके चलते हैं अपना जादू, इसलिए इसको शब्द का अर्थ क्या होता है, बैगा का बैग जादूगरनी होता है बैगाओं का। और यह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार में निवास करती है। बैगा है इसको PVTZ के अंतर्गत रखा गया है। माना जाता है कि बैगाओं की उत्पत्ति छोटा नागपुर पठार की भूरिया जनजाति से मानी जाती है। जो हमारी बैगा जनजाति है ये कहाँ से आती है, मुख्यतः जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पे पाई जाती है भूरिया जनजाति, उससे इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो हम देखते हैं 3 चीज़ें। पहले तो बैगा का अर्थ होता है जादूगरनी, यह ज़्यादातर झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यह मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। और जो ये बैगा जनजाति है जो छोटा नागपुर का पठार है वहाँ पर पाई जाती है भूरिया जनजाति, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है उससे। फिर आता है भौगोलिक वितरण। तो मध्य प्रदेश के जो अधिकांश बैगा हैं वह मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिले में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, मंडला, बालाघाट, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट, डिंडोरी में पाए जाते हैं ये। इनकी उपजाति कौन कौन सी है, तो बिजवार है, बरोतिया है, नरोतिया है, नाहर है, राय मैना और कटमैना है। तो बैग में लेके क्या जाते हैं, मैनाओं को लेके जाते हैं, तो राय मैना, कटमैना है। भरी हैं इनके तो भरोतिया, और नगर में घूम घूम के देखते रहते हैं बिजवार। तो बिजवार, नाहर और नरोतिया ये बैगाओं की उपजातियां हैं। संस्कृति देखते हैं हम इनकी, तो ये भोजन में पेज मुख्य आहार का हिस्सा होता है। इसके अलावा ये मांस, मछली और फलों का सेवन करते हैं। तो भोजन में पेज खाते हैं और मांस, मछली और मांसाहार और फलों का सेवन भी करते हैं। विवाह में 6 प्रकार के प्रमुख विवाह प्रचलित होते हैं। पहला आता है मंगनी, ये चढ़ विवाह, उठावा विवाह, चोर विवाह, पैदुल विवाह, लमसेना विवाह और उधारिया विवाह। तो देखो जो बैगा जनजाति होती, बैग लेके यहाँ वहाँ तो जा रहे हैं, तो उनके पास इतने पैसे होंगे क्या, नहीं होंगे। क्या करते होंगे, पैदल चलते होंगे। तो अपनी शादी भी कैसे कर देंगे, पैदल पैदल कर लेंगे, तो पैदल विवाह। नहीं हुई तो भैया एक आध हाथ में अंगूठी रखते होंगे या उधार से ले लेते होंगे अंगूठी, तो उधारिया विवाह। अंगूठी मंगनी पहनाई जाती है, तो मंगनी विवाह भी इनके यहाँ पे होता है। यदि भैया नहीं हो रहा है ऐसे तो क्या करेंगे, लमसेना विवाह, हम मतलब सेवा कर लेंगे। कहाँ पर, बर क्या करेगा, ससुर के यहाँ पे जाके सेवा करेगा, तो सेवा विवाह मतलब लमसेना विवाह होगा इनके यहाँ पे। तब भी नहीं माने तो लड़की को उठा लेंगे, चोरी कर लेंगे, तो उठा विवाह या फिर चोर विवाह इनके यहाँ पे प्रचलित होता है। तो कितने विवाह होते हैं, मुख्यतः होते हैं 6 विवाह। कौन कौन सा, पहला होता है पैदुल विवाह, फिर लेते हैं उधार, तो उधारिया विवाह, मंगनी विवाह, लमसेना विवाह, चोर विवाह, उठावा विवाह इनके यहाँ पे प्रचलित होता है। नृत्य में क्या करते हैं ये, कर्म, परधोनी, फाग और सैला प्रमुख होता है। जो हमारी बैगा जनजाति होती है, बैगा सैला नृत्य करती है, कर्मा या कर्म नृत्य करती है, और परधोनी, फाग नृत्य ये करती हैं। कला में आता है टैटू गुदवाने में माहिर होते हैं, मतलब बहुत सारे टैटू बनवाते हैं ये।
टैटू में प्रसिद्ध होते हैं। बोली में ये हिंदी के साथ साथ बैगनी बोली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैग में रखते हैं बैगन, बैगनी बोली बोलते हैं। धार्मिक विशेषताएं क्या हैं इनकी? तो जो हमारे बैगा होते हैं वह हिंदू धर्म से प्रभावित हैं, लेकिन वे अपने लोक देवताओं का भी पालन करते हैं। तो वह हिंदू देवताओं की तो पूजा करते ही हैं क्योंकि हिंदुओं के साथ रहते हैं, और जो उनके स्वयं के जो लोक देवता हैं उनकी पूजा करते हैं। बैगा साल वृक्ष की पूजा करते हैं, जैसे हमारे गौड़ थी वो भी साल वृक्ष की पूजा करते थे, गौड़ भील वगैरह है ना, और ऐसे ही ये भी करते हैं। बैगा जनजाति भी क्या करती है? साल वृक्ष की पूजा करती है। इसमें बुद्धदेव, ठाकुर देव, बूढ़ा बुद्धदेव है ना, ठाकुर देव जो कि भूमि के देवता होते हैं, दूल्हा देव जो कि विश्राम स्थल की माना जाता है, इनका दूल्हा देव का विश्राम स्थल माना जाता है साल के वृक्ष को। और इनके प्रमुख देवताओं में कौन आते हैं? भीमसेन आते हैं, पनिहारी आती है, रातामाई आती हैं, लोहासुर, नागवंशी और बागदेवी आते हैं। तो जो हमारे बैगा जनजाति हैं वो कौन कौन से देवताओं को मानती है? पहले तो हिंदू देवी देवताओं को मानती है और स्वयं के भी कुछ देवी देवता हैं उनकी पूजा करती है, जैसे कि उनके यहाँ होते हैं ठाकुर देव, दूल्हा देव, बुड्ढा देव और साल वृक्ष की पूजा करते हैं। इनके देवताओं में पहले आते हैं भीमसेन, पनिहारी, रातामाई, लोहासुर, नागवंशी और बागदेवी। विशेष आर्थिक विशेषताएं क्या हैं इनकी? तो ये झूम खेती करते हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? बेव या पोंडू कहा जाता है। तो ये कौन सी खेती करते हैं? झूम खेती करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बैगा, बेवर और पोंडू प्रणाली से कृषि करते हैं। यह झाड़ फूक भी करते हैं और छोटे जो वनोपज होते हैं जैसे शहद, हर्र को एकत्रित करते हैं। ये फिशिंग और मतलब शिकारी भी करते हैं, फिशिंग करते हैं और शिकार भी करते हैं। यह वनों से जड़ी बूटियां, औषधियों से रोगों का उपचार करते हैं। यह खेतों के लिए बैलों का प्रयोग करते हैं। डिंडोरी और मंडला में कृषि भूमि को बैगा चक्र और शहडोल में इसे गोदी कछार कहा जाता है। तो देखो जो हमारी बैगा जनजाति है यह खेतीहर मजदूर है, झूम खेती करती है। कौन सी करती है? बेबर और पोंडू करती है। झाड़ फूक भी कर लेती है, साथ साथ में कुछ वनोपज इकट्ठा कर लेती है, शहद, हर्र, बहिरा, आंवला, औषधि को एकत्रित करती है और रोगों का उपचार करती है। खाने के लिए ये मछली पकड़ लेती हैं, शिकार कर लेती हैं। खेत में क्या करते हैं? यह बैलों का प्रयोग करते हैं और जो खेती इनका क्षेत्र होता है उसे क्या कहा जाता है? बैगा चक्र कहा जाता है। तो कहाँ पर है बैगा चक्र? तो बैगा चक्र है मंडला और डिंडोरी में, मंडला डिंडोरी में पाया जाता है बैगा चक्र, और शहडोल में से कहा जाता है गोदी कछार। तो डोरी डाली और गोदी ले लिया, तो शहडोल में पाया जाता है गोदी कछार। नेक्स्ट आती है हमारी सामाजिक विशेषताएं, हमारी नहीं मतलब बैगा जनजाति की सामाजिक विशेषताएं। तो यह पंचायत में निवास करती हैं, मतलब पंचायत इनके यहाँ पे होती है। 5 पंच होते हैं। पहला आता है मुकद्दम, दूसरा आता है दीवान, तीसरा आता है समरथ, कोटवार और दवारी। कितने पंच होते हैं? 5 पंच होते हैं। पहला आता है मुकदमा, तो मुकदमा को सुनेगा। किसका मुकदमा है? दीवानों का है, तो दीवान। रथ में जा रहे थे कोट, तो समरथ, कोटवार और दवारी, उनको वहाँ पे पकड़ लिया दीवारी पर। कितने होते हैं पंच? 5। पहला आता है मुकद्दम, दीवान, समरथ, कोटवार और दवारी। पंचायत के मुखिया को क्या कहा जाता है? प्रधान कहा जाता है। जो पंचायत का मुखिया होता है उसे कहा जाता है प्रधान। फिर आता है बैगा पितृसत्तात्मक समाज है। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति होती है, लेकिन बाल विवाह निषिद्ध होता है, मतलब बाल विवाह नहीं होता। विधवा विवाह हो जाएगा लेकिन बाल विवाह नहीं होगा। ब्राइड प्राइस भी प्रचलित है, मतलब जो वधूमूल होता है ना वो भी इसमें प्रचलित होता है। सामाजिक विशेषताएं क्या है इनके? यहाँ पे पंच पाए जाते हैं। पंच का प्रधान होता है या जो मुखिया होता है उसे कहा जाता है प्रधान। 5 लोग होते हैं। पहला आता है मुकद्दम, दूसरा आता है दीवान, तीसरा आता है समरथ, चौथा आता है कोटवार और 5वां आता है दीवारी। पितृसत्तात्मक समाज है। पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति होती है, बाल विवाह नहीं होता और वधूमूल भी चलता है। तो चलिए हम देखते हैं हमारी बैगा जनजाति को एक बार फिर से एक नज़र में। तो बैगाओं का अर्थ होता है जादूगर करने वाली। कहाँ से आई हैं? तो ये मुख्यतः 4 जिलों में निवास करती हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजाति है। यह स्वयं की जो उत्पत्ति है वह छोटा नागपुर के पठार जो भूरिया जनजाति है या भूमिया जनजाति है उससे मानती है। यह भौगोलिक क्षेत्र में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, बालाघाट और अनूपपुर, शहडोल, उमरिया में पाई जाती है। उप जनजाति में आती हैं बिजवार, भरोतिया, नरोतिया, नाहर, रायमैना और कटमैना। संस्कृति में देखें तो यह भोजन में पेच करती है, मांसाहार खाती है, मछली खाती है,
फलों को भी खाती है। 6 प्रकार के विवाह होते हैं इनमें। पहले होता है कौन सा, पैडुल विवाह, दूसरा होता है उधारिय विवाह, तीसरा होता है मंगनी विवाह, चौथा होता है ये चढ़ विवाह, चोरी विवाह और लमसेना विवाह। नृत्य में ये क्या करते हैं, कर्म करते हैं, परधोनी, फाग, सैला प्रसिद्ध नृत्य करते हैं। कला में टैटू गुदवाने का शौक होता है इनको, और बोली में ये बोलते हैं बैगन बोली। धार्मिक में ये हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं। इनके यहाँ पर बुद्ध देव, ठाकुर देव जो कि भूमि के देवता होते हैं, दूल्हा देव और साज वृक्ष की पूजा करते हैं ये। और प्रमुख अन्य देवताओं में आते हैं भीमसेन, रातामाई, पनिहारी, लोहासुर और नागवंशी और बागदेवी। आर्थिक में देखें तो ये कृषि करते हैं और इनकी कृषि को कहा जाता है झूम खेती, बैवर और पोडू। ये खेती करते हैं, अपने खेतों में बैलों का प्रयोग करते हैं। इनकी जो खेती क्षेत्र होता है उसे कहा जाता है बैगा चक्र, जो कि हमारे मंडला और शहडोल नहीं मंडला और डिंडोरी में इसको बैगा चक्र कहा जाता है। और जो शहडोल है यहाँ पर कहा जाता है गोदी कछार। ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं, फिशिंग करते हैं, औषधि का संग्रहण करते हैं, उपचार करते हैं। सामाजिक विशेषता में देखें तो ये पंचायत होती है। इनके यहाँ पे 5 पंच होते हैं। पहला होता है मुकद्दम, दूसरा होता है दीवान, तीसरा होता है सम्रत, चौथा होता है कोटवार और 5वां होता है दीवार। इनके मुखिया को कहा जाता है प्रधान। पितृसत्तात्मक समाज है। बाल विवाह की अनुमति नहीं है। विधवा विवाह होता है। वधूमूल विवाह भी इसमें प्रचलित होता है। नेक्स्ट आती है हमारी सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति स्वयं को भीलों का छोटा भाई मानती है। भैया संभाल लेना भील भाई, तो भीलों का क्या मानती है, छोटा भाई मानती है स्वयं को। सहरिया विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजातियों में आती है। तो जो हमारी विशेष रूप से जो पिछड़ी जनजाति हैं उनमें आती है सहरिया, बैगा और भारिया। यह मुख्य रूप से समाज से अछूते अलगाव में रहते हैं। शहर में नहीं रहते, शहर से बहुत दूर रहते हैं, तो मुख्य धारा जो है उससे दूर रहते, अलगाव रहता है इनमें। सहरिया जनजातियों की उत्पत्ति है वह कोलारियन जनजाति से मानी जाती है। भैया हर कोई नहीं सह सकता इनकी बातों को, तो कोलारियन जनजाति से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। भौगोलिक विवरण क्या है, तो जो हमारी सहरिया जनजाति है यह राजस्थान में कोटा के शाहबाद जंगल के मूल निवासी हैं। तो कहाँ से आए हैं, कोटा के जो शाहबाद जंगल है वहाँ से आए हैं। मध्य प्रदेश के गुना, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये केंद्रित रह गए हैं। तो मध्य प्रदेश के कहाँ पर हैं, गुना, श्योपुर, शिवपुरी, भिंड और मुरैना में ये सीमित रह गए हैं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। कहाँ से आए हैं, तो ये राजस्थान के कोटा के शाहबाद जंगल से आए हैं। इनकी संस्कृति में हम देखते हैं जो हमारी सहरिया जनजाति है अपनी अलग कतारबद्ध मकानों की श्रृंखला बनाकर समूह में रहती है। मतलब गांव से अलग कहाँ पर रहते हैं, कतार या श्रृंखला बनाकर अपने गांव में रहती हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, सहराना कहा जाता है। सहरिया कहाँ रहती है, सहराना में रहती है। सहराना के प्रमुख को कहा जाता है सरदार और पटेल। तो सहरिया जनजाति होती है उसमें जो सहराना होता है, उनके मकान होते हैं, उनके जो प्रमुख होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रधान नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है सरदार या फिर पटेल। लोक कथाओं में क्या है, प्रचलित कहानियाँ, ये इसमें रामलीला, ख्याल, गोथ लीला और जानकी विवाह होता है। तो इसमें क्या होता है, मुख्यतः इनकी कथाओं में क्या गाया जाता है, तो कहानियों में रामलीला, ख्याल गाए जाते हैं, गोत लीला और जानकी विवाह होता है। प्रमुख त्योहारों में ये हिंदू त्योहारों को मनाते हैं। भोजन समुदाय में शराब का सेवन बहुत प्रचलित होता है, मतलब शराब पीते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे धार्मिक विशेषताओं में। तो यह हिंदू धर्म के साथ साथ जो एनिमिज्म है, टोटम पूजा है, उसका भी अभ्यास करते हैं। यह धाकड़ बाबा, लालबाई, दुर्गा आदि की पूजा भी करते हैं। तो हमारी सहरिया जनजाति ऐसे नहीं रहती दूर, ये लालबाई उनके साथ रहती हैं और धाकड़ बाबा रहते हैं और दुर्गा पूजा भी ये करती हैं। आर्थिक नहीं, हम इनकी पहले संस्कृति देख लेते हैं। पहले तो कतारों में मकान बनाते हैं क्रमबद्ध, इसे कहा जाता है सहराना। और सहराना का प्रमुख होता है प्रधान या सरदार। इनकी प्रमुख कहानियों में होती हैं पहले रामलीला, ख्याल, गाथ लीला और जानकी विवाह करते हैं। हिंदू देवी देवताओं की त्योहार मनाते हैं और अपने भोजन में ये शराब को भी स्थान देते हैं, शराब भी पीते हैं। धार्मिक में इनमें आते हैं, इनकी प्रमुख देवता में आते हैं हमारी लालबाई देवी, दुर्गा, धाकड़ बाबा और एनिमिज्म और टोटम पूजा का अभ्यास करते हैं ये।
आर्थिक विशेषताएं क्या हैं? तो आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, दैनिक मजदूरी है, शराब है, तेंदुपत्ता, गोंद, लकड़ी, महुआ, औषधि पौधे जैसे लघु वन उपज का संग्रहण एवं बिक्री करते हैं। तो जो हमारी सहरिया जनजाति है वो क्या करती है? कृषि करती है मुख्यतः, या फिर कृषि नहीं है तो मजदूरी करेगी। शहद, तेंदुपत्ता, गोंद, लकड़ी, महुआ, औषधि पौधों का संग्रहण करती है, वनोपज का संग्रहण करती है लघु उद्योग के रूप में। यह खनन, उत्खनन, टोकरी बनाने में भी कार्यरत होते हैं। ये क्या करते हैं? खनन का काम करते हैं, उत्खनन करते हैं, टोकरी बनाने का भी कार्य करते हैं। सहरिया जंगली जड़ी बूटियों की विशेष पहचान रखते हैं। जो जंगली जड़ी बूटियां होती हैं उनकी पहचान करती है। हर मौसम में शहरिया लोग जड़ी बूटियों का संग्रहण करते रहते हैं, हर मौसम में, क्योंकि अलग अलग मौसम में अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, औषधि होती हैं, तो हर मौसम में ये करते हैं और से दवाई बनाकर बाजार में बेचते हैं। तो मुख्यतः क्या है? कृषि करते हैं, मजदूरी करते हैं, वनों में संग्रहण करते हैं। यह खनन, उत्खनन, टोकरी बनाने का काम करते हैं, जड़ी बूटी का संग्रहण करते हैं और उनसे दवाई बनाकर बेचते हैं। सामाजिक विशेषताओं में देखते हैं हम, जो कर्ज के जाल के कारण शहरी जनजाति को बधुआ मजदूरी की बुराई का सामना करना पड़ता है। मतलब इनके ऊपर इतना सारा कर्ज है, इसके कारण ये बधुआ मजदूर जो होते हैं ना, उसके कारण ये हमेशा प्रताड़ित रहते हैं। समुदाय के मुखिया को पटेल कहा जाता है। समुदाय का जो मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? पटेल कहा जाता है। शहरिया अपने परिवारों को कुटुंब कहती हैं। तो जो शहरी जनजाति होती है वह अपने परिवार को क्या करती है? कहती है, कुटुंब कहती है। विधवा पुनर्विवाह की अनुमति होती है इनमें, बाल विवाह नहीं होता। और इसे नट कहा जाता है। तो जो विधवा पुनर्विवाह है उसे क्या कहा जाता है? नट कहा जाता है। 15 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद बाल विवाह भी देखा जाता है। तो यदि मुख्यतः 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए, उसके बाद आप विवाह कर सकते हो। तो इनकी क्या है? विधवा विवाह होता है, उसे कहा जाता है नट। 15 वर्ष की बाद आयु में विवाह कर दिया जाता है। परिवार को शहरी या जनजाति कुटुंब कहती है। इनके मुखिया होते हैं पटेल। और इसमें मुख्यतः देखी जाती है बधुआ मजदूरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कर्जग्रस्त होती है ये जनजाति। हम चलिए देखते हैं शहरिया जनजाति को एक बार फिर से। शहरिया जनजाति स्वयं को क्या कहती है? भीलों का छोटा भाई। कहाँ रहती है? तो ये आई है मुख्यतः राजस्थान के कोटा के शाहबाग जंगल से, अपने मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आके बस गई है। मुख्यतः क्षेत्र कौन कौन से हैं इसके? शिवपुरी, गुना, श्योपुर, भिंड, मुरैना क्षेत्र हैं। यह जो मुख्य धारा है समाज की उससे अछूते हैं और खुद को कोरियन जनजाति से मानते हैं। इनकी संस्कृति क्या है? तो यह कतारबद्ध मकान बनाते हैं श्रृंखला में, जिसे कहा जाता है सहराना। इनके प्रमुख को कहा जाता है पटेल या सरदार। इनकी प्रमुख कहानियों में या कथाओं में क्या गाया जाता है? रामलीला, ख्याल, गोथ लीला और जानकी विवाह किया जाता है। यह हिंदू त्योहार को मानते हैं। यह शराब का सेवन करते हैं। धार्मिक विशेषताएं क्या हैं? तो इनमें एनिज्म और टोटकी वगैरह का अभ्यास होता रहता है। इनमें धाकड़ बाबा, लालबाई दुर्गा जी की पूजा भी की जाती है। इनकी प्रमुख आर्थिक में यह कृषि करते हैं और जो वनोपज होती है उसका संग्रहण करते हैं लघु वनोपज के रूप में, जिसमें तेंदुपत्ता, शहद, लकड़ी, महुआ आदि औषधि का किया जाता है। यह खनन, उत्खनन, टोकरी वोकरी बनाने का काम करते हैं। यह औषधि का संग्रहण करते हैं और उससे दवाई बनाकर बाजार में बेचते हैं। फिर आते हैं सामाजिक विशेषताएं क्या होती हैं? कर्ज के जाल में बेचारे फंसे हुए हैं, बधुआ मजदूरी इनमें देखने को मिलती है। विधवा विवाह इसमें प्रचलित होता है, जिसे कहा जाता है नट। बाल विवाह नहीं होता, लेकिन 15 वर्ष की आयु के बाद इनमें विवाह प्रथा प्रचलित है। इनकी मुखिया को कहा जाता है पटेल और इनके परिवार को कहा जाता है कुटुंब। नेक्स्ट आती है हमारी भारिया जनजाति। कौन सी है? भारिया जनजाति। ये भी विशेष पिछड़ी जनजाति ही है। तो भारिया जनजाति एक विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है। यह खुद को क्या मानते हैं? गौड़ जनजाति का छोटा भाई मानते हैं। देखो, जो हमारी शहरिया जनजाति थी, तो शहर में जब आती है तो उन्हें केवल भैया भील भाई संभाल लेना, तो वो भीलों की छोटे भाई मानती है खुद को। और जो भारिया जनजाति है वह मानती है गौड़ों को अपना बड़ा भाई और खुद को छोटा भाई मानती है। यह द्रविड़ आदिवासी समूह के लिए अपनी उत्पत्ति का पता लगाते, मतलब ये कहाँ से आती है? जो द्रविड़ आदिवासी समूह है इससे इनकी उत्पत्ति मानी जाती है भारिया की। तो भारिया क्या है? विशेष पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की। गौड़ों को अपना बड़ा भाई मानती है और द्रविड़ आदिवासी समूह है उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर आती है इनकी भौगोलिक विस्तार। तो भौगोलिक विस्तार में क्या है? यह छिंदवाड़ा जबलपुर में बसी हुई है। कहाँ पर है? जो भारिया जनजाति है मुख्यतः छिंदवाड़ा में पाई जाती है।
और जबलपुर में भी ये देखने को मिलती है। भारिया लोग मुख्य रूप से जो छिंदवाड़ा का पातालकोट घाटी है उसमें केंद्रित हैं, जो कि एक अलग जगह है। यहाँ पर दूधनी नदी बह निकलती है। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? दूधनी नदी निकलती है। तो हम देखते हैं हमारी जो भारिया जनजाति है कहाँ रहती है? मुख्यतः छिंदवाड़ा में रहती है और उसके आसपास जबलपुर जो क्षेत्र है वहाँ रहती है। मुख्यतः ये छिंदवाड़ा का जो पातालकोट है वहाँ पर है, और पातालकोट की जो आकृति वह एक घोड़े के नाल की जैसी है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? दूधनी नदी निकलती है। इसकी उपजाति आती है भूमिया, भुईहर और पैडो। तो जो हमारी भारिया जनजाति है वह पूरे में घूमती रहती है। तो भूमिया, भूम 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 भूम, भुईहर, पैदल पैदल, तो भूमिया और पैडो जनजाति। भूमिया, भुईहर और पैडो जनजाति जो उपजाति हैं वो किसकी हैं? भारिया जनजाति की उपजाति हैं। फिर आती है संस्कृति इनकी। तो जो उनकी बोली है वह कौन सी है? भरनोटी। कौन सी बोली बोलते हैं ये? भरनोटी बोलते हैं। भारिया जनजाति बोलती है भरनोटी। खाना में पेज खाते हैं, आम खाते हैं। महुआ के जो बीज होते हैं उनका पसंदीदा आहार होता है। महुआ, पेज खाते हैं, आम और जो महुआ के बीज होते हैं उनको खाना पसंद करती है ये। इनके मकान घरों का निर्माण कैसे होता है? बांस और घास की जो भूसी होती है उससे बने होते हैं। विवाह प्रमुख में आते हैं मंगनी विवाह, लमसैना विवाह, राजीबाजी विवाह और विधवा पुनर्विवाह होता है। मतलब जितनी भी आदिवासी हैं उनमें विधवा पुनर्विवाह तो होता है, सब में होता है। मोस्टली में लमसैना होता है। और जो हमारी ये भारिया जनजाति है इसमें होता है मंगनी विवाह, लमसैना विवाह, राजीबाजी विवाह और विधवा पुनर्विवाह भी होता है। त्योहार में कौन कौन से मनाती हैं? तो ये नवाखानी मनाती हैं। नवाखानी, बिदरी, जवरा और बिकपंथी पूजा करते हैं। ये कौन सी मनाते हैं? नवाखानी, जो कि हमारी भील जनजाति में भी मनाया जाता था नहीं। तो नवाखानी, बिदरी, जावरा, बिकपंथी पूजा करते हैं। नृत्य में कौन सा है? भड़म, सैतम, कर्मा, सैला आदि प्रमुख नृत्य हैं। कौन कौन से हैं? भड़म, सैतम, कर्मा और सैला प्रमुख नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये किए जाते हैं हमारे भारिया जनजाति के द्वारा। अब आते हैं धार्मिक विशेषताएं में क्या है? तो ये जो बूढ़ा देव हैं, बुद्ध देव हैं, उनको पूजते हैं। दूल्हा देव को पूजते हैं, नाग देव को पूजते हैं, बड़ा देव भीमसेन और मुत्तुवा को भी पूजा जाता है। कौन कौन से देवता हैं इनके? बूढ़ा देव, बुद्ध देव, दूल्हा देव, नाग देव, बड़ा देव, भीमसेन और मुत्तुवा। यह हिंदू धर्म से काफ़ी प्रभावित हैं। आर्थिक विशेषता में देखते हैं तो इनमें पाई जाती है पोडू कृषि, जो कि झूम खेती का एक प्रकार है, और इन्हें स्थायी खेती भी शुरू कर दी है। जो कि झूम खेती करते थे पहले पोडो, जो कि भारी जनजाति के द्वारा किया जाता है, लेकिन अब वर्तमान में क्या करने लगे हैं? ये स्थायी खेती को भी करने लगे हैं। इससे पहले जो इनकी खेती है पोडू खेती है, हम कहाँ पर देख चुके हैं? बैगा में भी देख चुके हैं, है ना। बैबर और पोडू कहा जाता था बैगा की, और पोडू इनकी कृषि को भी कहा जाता है किनकी? भारिया की। अब आते हैं, इन्हें औषधि जड़ी बूटियों का भी बहुत ज्ञान होता है, जो कि उपचारक के रूप में कार्य करती हैं। इन्हें भगत कहा जाता है। तो जो औषधियों का संग्रहण करता है, उनसे जड़ी बूटियों से दवाई बनाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? भगत कहा जाता है, क्योंकि भैया बहुत सारे उपचारों का ये इलाज कर देती हैं। फिर आती है सामाजिक विशेषताओं में क्या है? तो भारी जनजाति है, इसमें पुरुष महिलाओं को समान दर्जा दिया जाता है। मतलब कोई भार उठा लो, समान दर्जा है। इसमें चूड़ी प्रथा प्रचलित होती है। कौन सी है? चूड़ी प्रथा प्रचलित होती है। गांव को थाना कहा जाता है, मतलब इनके गांव क्या होते हैं? थाना होते हैं। इनके मुखिया को भी पटेल कहा जाता है। भैया देखो, पटेल हमारे सहरिया में भी था, इसमें भी है पटेल, भारिया में भी है ना। भूमिका, पडिहार, कोटवार भारिया समाज की अन्य प्रमुख हस्तियां हैं। तो इसमें क्या होता है? भूमिका होता है, पडिहार होता है और कोटवार होता है। कौन सा? भूमिका, पडियार, कोटवार जो भारिया समाज है, इनकी प्रमुख महत्वपूर्ण हस्तियां होती हैं। युवा ग्रह को रंगबंग कहा जाता है। तो रंगबंग कहा जाता है भारिया जनजाति के युवा ग्रह को। चलिए हम देखते हैं हमारी युवा ग्रह नहीं, हमारी भारिया जनजाति को एक बार फिर से। भारिया जनजाति क्या है? एक विशेष पिछड़ी रूप की जनजाति है, पिछड़ी जनजाति है, जो कि मध्य प्रदेश में निवास करती है। खुद को क्या मानती है? द्रविड़ आदिवासी समूह से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश के मुख्यतः 2 जिलों में, मुख्यतः छिंदवाड़ा में और उसके पास जबलपुर में पाई जाती है। छिंदवाड़ा का ही पातालकोट इनका मुख्य निवास है।
जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? दुधनी नदी निकलती है। इनकी कुछ उपजाति हैं जिसमें आता है भुइमा, भुइहर और पैडो। संस्कृति में देखें तो ये भरनोटी बोली बोलते हैं, पेज को खाते हैं, मतलब पेज पीते या खाते हैं, और आम महुआ के बीज को खाना पसंद करते हैं। इनके घरों बांस और घास से बने होते हैं। इनके मुखिया को कहा जाता है पटेल, और इनके यहाँ पे होता है मंगनी, लमसेना, राजीबाजी, विधवा पुनर्विवाह होता है। इनके यहाँ पर जो त्योहार होते हैं उनमें आता है नवाखानी, बिदरी, जावरा और बिगपंथी। इसमें भड़म, सैतम, कर्मा, सैला प्रमुख नृत्य किए जाते हैं। धार्मिक विशेषताओं में आते हैं बुद्धदेव, दूलादेव, नागदेव, बड़ादेव, लमसेन, भीमसेन और मुतुवा देवता होते हैं। देव की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म से प्रभावित होते हैं ये। आर्थिक स्थिति में देखें तो पोडू नामक कृषि करते हैं। स्थायी खेती भी इन्होंने शुरू कर दी है। औषधि का जो ज्ञान रखते हैं, उपचार करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? भगत कहा जाता है। भारिया जनजाति में पुरुष और महान को समान दर्जा दिया गया है। चूड़ी प्रथा प्रचलित है इनके यहाँ पर। और इनकी जो प्रमुख हस्तियाँ हैं उनमें आती है भूइका, पडिहार, कोटवार। और इनके जो युवा ग्रह होते हैं उन्हें कहा जाता है रंगबंग ग्रह। यहाँ पर देखते हैं हमारे जो विशेष पिछड़ी जनजाति हैं उनकी जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है ना। ऊपर देखो ये सहरिया पाई जाती है, छिंदवाड़ा में भारिया, और यहाँ पे पाई जाती है पूर्वी क्षेत्र में बैगा जनजाति। बैगा जनजाति में कौन कौन सा है? शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। हमारी जो भारिया जनजाति है वह छिंदवाड़ा और जबलपुर में निवास करती है। और सहरिया जनजाति है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना, अशोकनगर में निवास करती है। इसके साथ आज हम अपना वीडियो कंप्लीट करते हैं, मतलब यहीं रोकते हैं, क्योंकि हमारे जो घुमंतु, अर्धघुमंतु जनजाति हैं उनसे संबंधित जो योजनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और हमारा जो वीडियो है बहुत लंबा चला जाएगा। तो हम इसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट। यदि आपको हमारा वीडियो यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ गाइस पहले चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।